तो ये सब में इन्वॉल्व होते होते आज 5-7 साल हो गए सर। तो थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट इसमें ज़्यादा ही है। इसके लिए आपका वीडियो देखा तो मुझे अच्छा लगा। और कुछ अब तक का अगर मैं निचोड़ बताऊं तो वो निचोड़ ये है कि वो सारे को मिला के जो भी कंक्लूजन मुझे यहाँ से मिलता है वो अब तक कहीं से नहीं मिला है। और मैंने तो साक्षात अनुभव भी किया है। हीलिंग मेरी वाइफ को जब हीलिंग मैडम ने दिया था तो नहीं, वो और भी ठीक लगा है। होगा। वो फर्क इसलिए है क्योंकि वो जो ब्रह्म ऋषि पत्री जी जो हैं, वो बेसिकली बुद्धिज्म प्रमोट करते हैं, बुद्धिज्म की थ्योरी जी की बात करते हैं। उनका मेन जी वर्क जो है वो पिरामिड बनवाने लगवाने के हिसाब जी से है। ठीक है, मैं तो खैर इस लाइन में जितने भी लोग जहां जो कोई भी काम कर रहे हैं और बड़े नाम वाला होता है तो जरूर क्रॉस चेक कर लेता हूँ एक बार। मेन जो जी फर्क है वो सिर्फ ये है, पिरामिड जो है, पिरामिड इजिप्शियन प्रोसेस है। और पिरामिड के अंदर मृत को डिके होने से बचाने के लिए पिरामिड का निर्माण किया गया था। ठीक है, हमारे यहाँ। और उसके बाद वो पिरामिड घर घर में लगने लग गए। एक बड़ौदा की कंपनी थी अहमदाबाद की, वो पिरामिड बनाती थी। तो अब वो कंपनी तो मैन्युफैक्चरर हो गई और उस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हो गए पत्री जी। तो ऐसे करके वो देश दुनिया में जो है वो पिरामिड लगने शुरू हो गए। पिरामिड से एनर्जी बढ़ती है, सब फालतू की बातें हैं। कोई पिरामिड से एनर्जी नहीं बढ़ती। पिरामिड में एनर्जी क्रिएट करने का कोई प्रोसेस नहीं है। पिरामिड केवल एनर्जी को रिटेन करता है। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया फर्क? आपने जी कोई जी कोई डेड बॉडी है उसको उठा के पिरामिड के अंदर रख दिया तो वो डेड बॉडी का डिके नहीं होगा। जैसे हमारे यहाँ फ्रिज रख देते हैं ना, कि वो फ्रिज में डेड बॉडी रख दो तो वो जो है 2-4 दिन चल जाती है, वरना तो तुरंत डिके होता है। तो वो जो प्रोसेस था वो इस वजह से था। एंड क्योंकि वो जी इस तरीके का प्रोसेस था तो ऑब्वियसली उसका फर्क पड़ेगा। अच्छा, और ये जितने भी टिपिकली जो लोग होते हैं ना, जो नाम के आगे ब्रह्म ऋषि और उससे बड़ी बड़ी उपाधि रखते हैं, एक एक ब्रह्म ऋषि हुए जिनका नाम है कुमार स्वामी। और हम्म। वो मेरठ के पास में रुड़की करके जगह है। उस व्यक्ति के नाम पर अमेरिका में बीज मंत्र डे सेलिब्रेट हुआ। तो मैं बड़ा बेचैन हुआ कि मतलब इतना बड़ा आदमी मेरे घर के पास में है और मेरे को पता ही नहीं है कि वहां पर क्या चीज चल रही है, किस प्रकार से है। तो जब ऐसा हुआ तो मैंने ये आइडेंटिफाई करा कि हमारी इस पूरी प्रक्रिया में उनका मटेरियल मुझे मिले। तो मैंने जब उनका मटेरियल मंगाया उनकी किताब में एक भी बीज मंत्र नहीं था। एक भी। वो अ आ ई ई को भी बीज मंत्र कहते थे। तो कोई घर की दुकान थोड़ी है कि आप कुछ भी बोलो वो उसके तौर पर है। और वो व्यक्ति कितना बड़ा था कि अमेरिका में बीज मंत्र डे के तौर पे उस व्यक्ति के नाम से शुरू हुआ। तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये जितने भी बड़े बड़े नाम है, मोर और लेस एक मार्केटिंग एजेंडा है, वो उसके तौर पे काम चल रहा है। तो गलती इसलिए हो रही है क्योंकि हम हमारा धर्म को नहीं पढ़ रहे। अगर हमारे यहाँ वेद पुराण उपनिषद तंत्र कुछ भी चीज है, हमने खुद नहीं पढ़ा, इसलिए कोई भी हमें बेवकूफ बना सकता है। तो मैंने उस दिन से मतलब ये निश्चय कर लिया था कि मैं पढ़ूंगा भी, समझूंगा भी और सबको बताऊंगा भी। ठीक है ना? तो अब क्या करते हैं, जी आज की क्लास जो है वो कीर्ति जी लेंगी। और कीर्ति जी ने सबको ये बताना है कि मंत्र की एनर्जी को कैसे लिफ्ट करना है, कैसे अपने अंदर महाराज डालना मेरा तुम्हें लोन નો હિસાબ તો કરો હે રૂપિયા જ આપે રાખો છો શું है। લોન अरे, અગાઉ લોન લઈ ગયો આ બધું થઈ ગયું। एक तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, म्यूट करके बैठा करिए, जिसको बोलना है अनम्यूट करे। वो सडनली एक शॉक ट्रीटमेंट सा शुरू हो जाता है। तो अब जब कीर्ति जी क्लास ले लेंगे उसके बाद रूपा जी क्लास लेंगी और वही चीज वो बताएंगी सब लोगों को कि एनर्जी कैसे लिफ्ट करनी है और कैसे डालनी है। सो दैट मुझे प्रैक्टिकली ये पता चल जाए कि जो हमारे सीनियर मेंबर्स हैं वो खुद कितनी नॉलेज रख रहे हैं और वो प्रैक्टिकली सिखाने वाले मॉडल में कितने एक्टिव हो गए। ठीक है जी। तो 11:26, पूरे 15 मिनट 20 मिनट आपको मिलते हैं।
अब आप क्लास शुरू करिए। और जहां जहां कोई भी चीज है तो वो उषा जी करेक्ट कर सकती हैं कि हाँ ये वाली चीज जो है ये ऐसे ही बताई गई थी या नहीं बताई गई थी। तो सो दैट एक म्यूचुअल चेक रहे एक दूसरे के ऊपर। और कल को हमें किसी को भी कुछ बेसिक्स बताने हो तो हमें इस बात की दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए कीर्ति जी स्टार्ट कीजिए। नमस्कार सर। सभी सभी को नमस्कार। बहुत जिम्मेदारी का काम दिया है सर ने मुझे, मगर मैं ट्राई करती हूँ। अगर आपको किसी भी चीज के बारे में लगा क्वेश्चनिंग करना है तो प्लीज उस टाइम मत करिए, जब मेरे 15 मिनट हो जाएंगे उसके बाद करिए। पहले तो जो हमें श्री मंत्र सिखाया गया है कैसे लिखना, ये बहुत जरूरी है कि लिखने का जो प्रोसेस है ना वो सर के हिसाब से, मतलब सर ने जो बताया है उसी हिसाब से, क्योंकि सर ने ऑलरेडी 27 स्ट्रक्चर में श्री का मंत्र लिखा लिखा के दिखाया है अपने को पहले। मगर जो अभी फिलहाल जो मंत्र अपने हमें बताया जाता है उसी तरीके से जब हम लिखते हैं तो उसमें वो एनर्जी क्रिएशन ज्यादा रहती है। ऐसा मेरा भी एक्सपीरियंस है, मैंने वो करके देखा है। और जब मंत्र क्रिएट लिखना शुरू करते हैं तो पहले कुछ तो भी संकल्प ले लीजिए कि कितने दिन कर सकते हैं। 43 दिन नॉन स्टॉप मेरा भी नहीं हुआ, बी फ्रेंकली स्पीकिंग, क्योंकि मैं भी ये मुझे बताया गया है कि बताना है, मगर मेरा अभी 43 डे कंटिन्यू में नहीं हुआ है। मगर मैं लिखने का प्रयास जरूर करती हूँ। तो अपना लिखना ही है तो अपने को 43 डेज कंटिन्यूस। फिर अभी 108 लिखो, 1000 लिखो या 3000 लिखो, मगर 43 डे होने ही चाहिए। और उसमें सर ने बताया कि 50-50-50 ऐसा करना, मतलब राइट हैंड से, लेफ्ट हैंड से एंड बोथ हैंड से। तो ये जो प्रैक्टिस है वो मेरी भी प्रॉम्प्ट नहीं है, उसमें मैं प्रयास कर रही हूँ। मगर इससे ब्रेन का जो है सर्कुलेशन, मतलब इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा है, इतना मैं अभी कहूंगी कि लेफ्ट हैंड से जब हम लिखते हैं तो इंट्यूटिव पावर में मुझे थोड़ा सा महसूस हुआ। अभी ये जो लिखने का तरीका है कांस्टेंट, हमें 43 डेज करने के बाद ही पता चलेगा मुझे, मतलब मुझे भी, कि कैसे लिखते हैं, मतलब क्या होता है इससे इम्पैक्ट बॉडी पे। मगर अभी जो फिलहाल मैं शुरू किया है उसके बाद मुझे एनर्जी लेवल में अपर साइड पे बहुत ज्यादा लगी कि इतना एनर्जी नहीं था कि मैं 2 घंटे कांस्टेंट बैठती नहीं थी। तो अभी वो बैठने का तरीका जो बदल गया है कि मैं बैठ सकती हूँ 2 घंटे बिना बैकएक के, तो एनर्जी लेवल आप महसूस कर सकते हैं। उसके बाद जो हम लिखते हो रेड पेन से ही लिखना है, क्योंकि रेड पेन में जो एनर्जी लेवल है जो पूरे मतलब ह्यूमन बॉडी में जो रहती है वो एनर्जी के स्वरूप में लाल कलर महसूस होता है, इसीलिए रेड पेन से लिखना है। और जब एनर्जी उठाने की बात आती है तो आप जो पूरा दिन का जो आपने लिखा है वो पेपर सामने रखिए और उसके बस अपने उससे पहले अपने हाथों को थोड़ा सा सेंसिटाइज कर लीजिए। सेंसिटाइज मतलब ये मेरे लिए भी बहुत हेवी था, मुझे पता नहीं था कि मैंने रेकी और प्राणिक हीलिंग कुछ किया नहीं था, मगर मुझे अभी थोड़ा महसूस होने लगा है वो। तो अगर आप कॉन्स्टेंटली ये करेंगे तो आपको भी महसूस होने लगेगा कि अपने फिंगर्स में हम कभी एनर्जी महसूस ही नहीं किया था। तो वो महसूस करना भी एक थोड़ा सा एक आर्ट ऑफ है, कि एक आर्टिस्टिक अप्रोच है अपने लाइफ का, क्योंकि जो चीज हम महसूस ही नहीं करते बहुत मतलब ले ही लेते कि अपने साथ ये है ही है, मगर इतने छोटे छोटे स्ट्रक्चर का भी महसूस जो होना है ना वो होने लगता है। जनरली हमें हवा का महसूस होता है, मगर अपने फिंगर्स के बीच जो हवा आती है, जो सेंसेशन है, जो एनर्जी है, वो हम कभी महसूस नहीं करते। ये टेक्निक से मुझे वो महसूस होने लगी, वो सेंसिटिविटी मेरी बढ़ने लगी। अतः इसमें क्या करना है, जस्ट पिंच आउट फर्स्ट अपने फिंगर से, टिप ऑफ द फिंगर्स वो प्रेस करने हैं और थोड़ा रब करना है, मतलब आप रब करें, एनर्जी क्रिएट करें, प्रेशराइज करें
और इसके एक्टिवेशन मतलब उसके मसल्स नर्व्स और जो भी है वो एक्टिवेट कर ले। और उसके बाद रब करने के बाद जो हमने शीट लिखा है वो सामने रखे और तौरेत्रिक की महालक्ष्मी को संकल्प करे, लंबिका चक्र में ध्यान करे, अपना सांस नाभि तक लेके जाए और वो जो एनर्जी है वो तौरेत्रिक की महालक्ष्मी को संकल्प करके बोले कि ये जो एनर्जी मैंने क्रिएट की है आपके नाम के स्वरूप, वो एनर्जी मेरी लंबिका चक्र में आ जाए और वो उससे मुझे एनर्जी आपकी जैसी ही एनर्जी प्राप्त हो। ऐसा करके वो जो एनर्जी स्वरूप जो है उसका आप वाइब्रेशन महसूस कर सकते हैं और आप अपर लिफ्ट कर मतलब वो एनर्जी उठा सकते हो। अभी जब ये एनर्जी उठाने का प्रोसेस है ना, उसमें एक बॉल स्वरूप मतलब बबल कैसा रहता है वैसा ही फीलिंग आता है, मुझे सॉलिड आता है। जनरली वो पहले आता ही नहीं था, तब लाइट था, अभी मुझे सॉलिड महसूस होता है। अगर मेरा एनर्जी का कम होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि चलो थोड़ा सा खींच लो, पैरेलल जो हैंड्स रखते हैं ना वो बाहर के दबाव में खींच जाते हैं। मतलब जो महसूस कर रहे हैं उसका सबसे यही डिपेंड है उस पर कि हम कैसे महसूस कर रहे हैं। अभी वो जो एनर्जी है वो लिफ्ट करना है, मतलब वो हल्के तरीके से जब आप सॉलिड महसूस करने लगेंगे तो कुछ अप लिफ्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। मगर हल्का बहुत महसूस कर रहे हैं, पहले मेरा स्टार्टिंग में ऐसा रहता था कि बहुत हल्का बबल रहता था तो मुझे पता ही नहीं चलता था। मगर उसको उसी हिसाब से ऊपर लेके जाना है। और जब हम बबल एक आधा ब्लास्ट करेंगे या बहुत डेलिकेट चीज किसी हम रप्चर करेंगे, वैसे वो रप्चर करना है। और वो अपने सहस्त्राधार चक्र सहस्त्राधार चक्र ओपन जो है ना उस पॉइंट पे यहाँ पे रप्चर करके वो एनर्जी का फ्लो महसूस करना है। वो अगर महसूस करने का मतलब आप पहले आपको ये वियर्ड लगेगा क्योंकि हम ऐसा कभी करते नहीं अपने साथ कि ये कैसे हो सकता है कि आई थिंक मुझे लगता है पार्टी बिल्कुल क्लीन क्लीन होनी चाहिए। सब मतलब आप जो भी प्रोफेशन में हो सब सब भूल भाल कर अगर आप पढ़ने बैठो और सीखने बैठो तो मतलब बिलीव करके कि हाँ ये हो सकता है क्या और कैसा होता है मुझे देखना है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि महसूस तो होती है एनर्जी। और उसके बाद भी जो फीलिंग आती है ये आप प्रॉपर वे से कह सकते हो। मेरा इसके बारे में ये मतलब जो अभी मैं समझ सकी हूँ तो इतना सब मुझे पता चला है। और उसके बाद वो दो तरीके रहते हैं कि इसी तरह हम कागज पे लिख सकते हैं और जैसे हम बटर निकालते हैं मतलब लोनी जैसे निकालते हैं, जो मक्खन श्री कृष्ण को प्रिय था वो मक्खन कैसे निकाला जाता है वो ताक पे जो आता है, तो उतना डेलिकेटली अगर वो पेपर में से निकाले और उतना ही डेलिकेटली हम ग्रहण कर ले तो उसका इम्पैक्ट तो आप फील ही कर सकेंगे जब आप ये करेंगे। सर जब आपको खुद पढ़ाएंगे और वो बहुत ही सेटिस्फैक्टरी रहता है, बहुत ही मतलब वो सेंसेशन जो रहता है ना ऐसा लगता है कि सच में एनर्जी रहती है। बस हमें पता नहीं था, अभी दिस इज द वे कि सर ने जिस बारे में अपने को बताया है तो वो नई दिशा से हम वो फील करने लगे हैं। इतना मेरा एक्सपीरियंस है अभी। ये एनर्जी लेवल के बारे में मैं इतना ही बोल सकती हूँ। थैंक यू सर। Namaskar. So it was a नमस्कार। wonderful experience from Kirti ma'am. Good. Okay. तो अभी जब एनर्जी का आप बता रहे हैं इट्स गुड। आपने जो सेंसिटाइजेशन प्रोसेस किया उसमें आपको बाय जस्ट होल्डिंग योर फिंगर्स लाइक दिस और पिंचिंग देम लाइक दिस आप एनर्जी को समझ पाए। बट टू स्टार्ट विथ सभी लोग को कैसा करना है ऐसा द वे आई एम डूइंग। Rub your hands, 1, 2, 3, with the count of 10. Then, with right hand thumb, press left palm
with the count of 10. Likewise, with every finger, do it with the count of 10. 10 with index finger, 10 with middle finger, 10 with ring finger, and 10 with little finger. Simultaneously, likewise with your left hand thumb, and after all the fingers on your right palm, just press and this with the count of 10. Just मैम आप नहीं दिख रहे हमें। मैं नहीं दिख रही हूँ, ऐसा कैसे हो गया? मैं कर नहीं तो लीजिए नहीं दिख मैडम। रहे। मैं दिख रही थी, अभी दिख रही? सबको दिख रही हूँ? मैडम अभी होस्ट शायद कीर्ति जी होगी। कीर्ति जी स्लाइड कर लीजिए वो जूम का तो दिखेंगे। मैम आपको स्पॉटलाइट में आना पड़ेगा। अच्छा, हाँ नहीं तो स्पॉटलाइट करना पड़ेगा मैम को। ऐसा है, कोई बात नहीं। कीर्ति मैम, अब आप मेरे को देख पा रहे हैं? मैडम हम नहीं सभी मैम। को कीर्ति जी दिख रही है। सभी को कीर्ति जी दिख रही हैं? कीर्ति मैडम ने वो अपना पिन कर रखा है। हाँ उनका पिन है। आप वो प्लीज हेल्प करें मैम। क्या करना है मुझे पता नहीं इस बारे में। आपका अनपिन करना पड़ेगा। अनपिन सर ने करें। किया था क्या पिन? आपको सर ने किया था? रिया प्लीज गाइड करिए मुझे क्या कैसे करना है, इस बारे में तो नहीं पता है। आई थिंक सो सर ने आपको पिन, हाँ वो निकल गया पिन। इज इट ओके? ओके, फिर भी मुझे साफ नहीं मैम दिख यू पिन योर सेल्फ नाउ। ओके, वेट। डबल क्लिक करना पड़ेगा आपके इस पर। ओके, राइट, डन। एम आई? हाँ इट्स ओके नाउ, अब ठीक है। मैम ठीक है, आप बोलेंगे अपने कीर्ति आप आ जी जाएगा। you double click on ma'am's window, it will be pinned for you. You can see her. मुझे मैम का विंडो ही नहीं दिख रहा है ना मैम। एक सेकंड। नहीं उसको स्लाइड करिए, आप आपके सामने जो स्क्रीन है ना उसको राइट फिंगर से स्लाइड करिए। I've done that now. Is it okay एक for सेकंड। I everybody? can see you. I can see, yeah. Thank you. तो अभी क्या करना है विद द, जैसे मैंने सेंसिटाइजेशन प्रोसेस के बारे में बताया, फिंगर को या थंब को ऑन लेफ्ट हैंड डू लाइक दिस विद द काउंट ऑफ 10। और यहाँ पे सभी फ्रेशर्स हैं विदाउट हैविंग एनी प्रीवियस हीलिंग और एनर्जी क्लासेस? हाँ हाँ मैम, हाँ पहली बार आपसे तो पहली बार ही सीख रहे। नहीं, किसी से भी सीखा हो आपने मैम पहले? नहीं, किसी से किसी से नहीं सीखा। रेकी सीखी थी 1-2 लेवल मैम। मैम मैं बिल्कुल दिस इज अ सेंसिटाइजेशन प्रोसेस जिसमें आप अपने हाथों को हेल्प करते हैं टू अंडरस्टैंड एनर्जी। ठीक है, उसके बाद में रिस्ट को भी विद द काउंट ऑफ 10, एल्बोज विद द काउंट ऑफ 10, and then feel energy, whatever you are able to feel, right? मैम मेरी स्क्रीन पे नहीं आ रहा था, आप फिर से बताएंगे क्या? ओके, आपने जब स्टार्ट करना है तो ऐसे करना है, राइट? डू इट लाइक दिस विद द काउंट ऑफ 10, सभी चीजें चलेंगी। प्रेशराइज करना मैम। प्रेस करके, ठीक है? Then with the count of 10, then with the count of 10, right? And with this, you complete your sensitization process. Now feel on your palm. Then after, when you are able to feel on your palm the energy,
Am I right, मैम? कीर्ति मैम? मैं फर्स्ट बार ही सीख रही हूँ मैम आपसे, कोई मतलब बात कोई बात नहीं, कोई बात हम सभी नहीं। फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं। हाँ। Then try to feel between your palms the energy with closed eyes, keeping tongue to your palate. Observe. Ma'am, you're muted. Yes. So, क्या ऑब्जर्वेशन है? मैम हैवीनेस और चुंबक जैसी फीलिंग आ गई है। ये सभी को एक जैसी शायद नहीं भी आएगी। मुझे नहीं हुआ अभी मैम। मैम एक बात पूछूं? हाँ जी, पूछिए। कि जैसे मैं ऐसे कर रहा हूँ ना, ऐसे तो ये आग बहुत जल्दी एकदम ऐसे चिपकता है, ये मेरे नॉर्मल है? सर अभी तो ये फर्स्ट जस्ट एक इंट्रोडक्शन अबाउट द थिंग है। अभी तो आपने प्रैक्टिस करना है। द प्रोसेस इज दिस, आप इसको प्रैक्टिस करिए और देखिए। ये एक बेसिकली देखा जाए, अभी अल्फाबेट्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, लर्निंग बाकी है। Al- फिर वर्ड्स फॉर्मेशन एंड सेंटेंस, देन बुक, इट विल कम आफ्टरवर्ड्स। मेरे हाथों में तो सेंसेशन आ रहे हैं और कुछ तो है अंदर, ऐसा लग रहा है हाथ गुड आगे गुड पीछे गुड ऑटो हो गुड रहा है। गुड, बहुत बढ़िया। तो इसको थोड़ा प्रैक्टिस करें एंड जब भी आपको कुछ भी स्कैन करना हो तो ये सेंसिटाइजेशन प्रोसेस करें। इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द एनर्जी बेटर, स्कैन बेटर। ठीक है, थैंक यू। मैम, मुझे एक पूछना था मैम, हम लोग मेजर कैसे करेंगे इसको कि ये अच्छा नेगेटिव मेजरमेंट के कैसे करते हैं मैम क्या? मेजरमेंट भी आ जाएगा। पहले इसको अपने आप को हेल्प करें कि आप एनर्जी को समझ पाए, फिर ही तो मेजर कर पाएंगे। अभी तो इसको फील करें। क्लास चली बंद कर दो। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच कीर्ति मैम। सो आई एम हैंडिंग इट ओवर टू डॉक्टर शुक्ला। थैंक यू। जी।
मैंने आरटीओ बोला सिर्फ मॉनिटर करना है, वो क्लास ही लेने लग गई। मैंने कहा, चलो कोई बात नहीं। बेसिकली क्या है ना कि पहले तो ऑब्जर्वेशन बताइए, क्या चीज का डिफरेंस देखा आपने? सर हाथों जी में उषा मैम। एनर्जी फील हुई। सॉरी। हाथों में एनर्जी फील हुई। हाथों में एनर्जी फील हो रही थी, राइट। आपकी आवाज कम आ रही है, मेरे एंड पर कम आवाज है कहीं? अच्छा, मेरे एंड पे कम है, सॉरी। हाँ जी, बताइए। सर एनर्जी बहुत अच्छे से फील हुई, और यहाँ से ये हथेलियों के पास और पाम से अच्छा फोर्स आ रहा था। राइट। तो बेसिकली क्या है, पूरे हीलिंग मोडालिटी में हम तीन चीजों पे बात करते हैं, एटीट्यूड, नॉलेज और स्किल। कि भाई एक पहला पार्ट तो हो गया कि एक हीलर का एटीट्यूड क्या होता है। मतलब मैं अगर हीलर बन पाया, जिसको कि कहें कि डिफरेंशिएटेड हीलर, तो डिफरेंशिएटेड हीलर कैसे बन पाया? मेरा कोई ना कोई एक एटीट्यूड होगा। तो पहली चीज है वो एटीट्यूड जो मेरे अंदर है वो आप सबके अंदर आ जाए। वो तरीका जो है सोचने समझने का, उसको जागृत करना। दूसरा नॉलेज। तो अब नॉलेज में तीन स्टेप में सारी चीजें हो जाती है। पहला पार्ट एनर्जी को स्कैन करना, दूसरा पार्ट उस एनर्जी को लिफ्ट करना, तीसरा पार्ट उसे कहाँ डालना है वहां पर डालना। अब ये तीन स्टेप करने पर जो मेजरमेंट है बिफोर एंड आफ्टर, वो आपको पता होनी चाहिए। तो अगर वो मेजरमेंट पता है तो ये वाली चीज की भी दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है ना, कि भाई मेरे को कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी, कितनी डालनी है। तो प्रोग्राम के खत्म होने से पहले जो है हम लास्ट में लेकर एंटीना का पार्ट करेंगे इसी उसमें, सो दैट कि हमारा एनर्जी का मेजरमेंट जो अभी हम हाथों से कर रहे हैं, सेकंड फेज में वो एनर्जी का मेजरमेंट जो है वो हम लेकर एंटीना से करें, ताकि हमें पता चले क्वांटिफाइड कितना एनर्जी डिफरेंस हो रहा है। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? तो अच्छा। अब अगर चीजें इतनी सिंपल हो तो किसी ने कॉम्प्लिकेट कर दी सो दैट कि उसकी बहुत फिनोमिनल वैल्यू बन जाए, तो एक अलग बात है। बाकी चीज तो बहुत सिंपल है। तो इसलिए क्रॉस लर्निंग बहुत जरूरी है। मतलब एक दूसरे को आप सिखाएंगे या जितनी बार दूसरे को एक्सप्लेन करेंगे, उतनी बार आप देखेंगे कि आपको जो है वो डीपर नॉलेज होती जा रही है। इसलिए मैंने बोला हर एक व्यक्ति के लिए एक स्टैंडर्ड होमवर्क है। एक मूवी है कुंफू पांडा। तो कुंफू पांडा मूवी जो है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, वो सबको देखनी है, ये सबका होमवर्क है। तो जब आप वो मूवी देखेंगे तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, मूवी का पहला पार्ट जो है वो है ड्रैगन मास्टर। तो आपके भीतर ही वो ड्रैगन मास्टर है, वो आपको पता होना चाहिए, पहला स्टेप। दूसरी चीज, दूसरा पार्ट जो है वो बात करता है इनर पीस की। तो वो जो इनर पीस है, जब तक आप अंदर से शांत नहीं होंगे तब तक सही चीज सोच नहीं पाएंगे। फिर तीसरी चीज, ट्रेन दी ट्रेनर। ભાઈ મળે અરે ભાઈ હા કીધું આ સુધીર કહી દે ને શું કરવાનું છે. तो जब आप इस प्रकार से तीनों पार्ट को समझेंगे कि ट्रेन दी ट्रेनर में आपका चैलेंज ये है कि सामने वाले को सामने वाले के लेवल पर पहुंच के उसको सिखाना है। मतलब उसी के स्किल सेट में उसको इवॉल्व करना है। ये नहीं कि जो है, मतलब मैं मेरे गुरुजी के जैसा नहीं बना कि मैं बोलूं कि नहीं मैं मेरे गुरुजी के जैसा बन गया, ऐसा नहीं। या गुरुजी ने मुझे अपने जैसा बना लिया, ऐसा भी नहीं। उन्होंने मेरे लेवल पर आकर मुझे समझाया, और इस तरह से समझाया कि मैं एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ सैंक्टिटी वैसी कोई बात कर सकूं। तो कहीं भी कोई दूसरे को चेंज नहीं कर रहा है, जो जैसा है वैसा ही परफेक्ट हो जाए। मैं मेरा पक्ष समझा पाया? क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के जैसा हो ही नहीं सकता। और एक जो तीसरा सबसे बड़ा जो क्या कहते हैं मिस नॉमर है, वो क्या है कि टीचर, स्टूडेंट और नॉलेज, ये केवल हाथ बदलते हैं। जो आज टीचर है, अगले जन्म में एक फेज में वो स्टूडेंट होगा। जो आज टीचर है वो स्टूडेंट है, वो
हो सकता है उसी टीचर को उसके अगले जन्म में एज टीचर बन के सिखाए। तो हमारी नॉलेज सिर्फ हाथ और वो बदलती है। नॉलेज, टीचर और स्टूडेंट, ये तीन स्टैंडर्ड है। जैसे ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल के तीन कॉर्नर के जैसा है, बीच का ईश्वर सेम रहता है। ये टीचर, स्टूडेंट और नॉलेज ईश्वर के बारे में एक जन्म में जो भी नॉलेज हैंडओवर करते हैं एक दूसरे को, अगले जन्म में भी ऐसे ही होता है, सिर्फ रोल प्ले का फर्क हो जाता है। जो टीचर होता है वो स्टूडेंट बन जाता है, जो स्टूडेंट होता है वो टीचर बनता है। ऐसे जन्म जन्मांतर तक जैसे पति पत्नी एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे टीचर स्टूडेंट भी एग्जिस्ट करते हैं। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि टीचर ही टीचर सर्वोपरि है, जैसे वो कहते हैं ना, वो गुरु गोविंद, वो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, सब फालतू बातें, कोई मतलब नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु ही महेश रहते हैं। टीचर और स्टूडेंट आपस में रोल प्ले चेंज करते हैं, और टीचर कुछ कर ही नहीं सकता अगर स्टूडेंट की डेस्टिनी में वो नॉलेज और वो कनेक्शन नहीं है। क्योंकि एक टीचर के बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, बट कोई एक होता है जो फिनोमिनली ट्रांसफॉर्म होता है। तो मेरे को एक बहुत बड़ा चैलेंज था इस बात में कि इन द फर्स्ट प्लेस, जैसे एक क्लास लेकर चलिए कि कोई स्कूल है जिसमें कि 1 लाख रुपए महीने की फीस है बच्चे की। अब उस क्लास के अंदर 40 बच्चे हैं या 25 बच्चे हैं, पर टॉप तो एक ही बच्चा करता है जिसके मैक्सिमम मार्क्स आते हैं, और कोई बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके लोएस्ट मार्क्स आते हैं उस क्लास के अंदर। तो मैंने इस बात को आइडेंटिफाई करा कि पैसे तो टीचर या स्कूल सबसे ले रहा है, लेकिन जो एजुकेशन इम्पार्ट हो रही है वो इंडिविजुअल के बेसिस पे है। तो अगर मैं मेरे बच्चे को बेस्ट स्कूल में पढ़ाने के बजाय सरकारी स्कूल में भी पढ़ाऊंगा तो फर्क क्या पड़ेगा? अगर सिर्फ बच्चे के पोटेंशियल की बात है तो फिर क्या फर्क पड़ेगा, वो कहीं भी पढ़ाओ, इट डजेंट मैटर। बेसिक्स है, बेसिक्स जो भी फॉलो करेगा, जो सीरियस बच्चा है वो पढ़ाई करेगा, जो नहीं सीरियस है वो पढ़ाई नहीं करेगा। तो इट इज ए चैलेंज फॉर द टीचर कि वो हर एक को एक्सेप्शनल बनाए। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जब हम द्रोणाचार्य को देखते हैं तो द्रोणाचार्य के पास कौन आया? अर्जुन आया। उन्होंने उसको एक्सेप्शनल धनुर्धारी बनाया। भीम आए तो उसको एक्सेप्शनल गदाधारी बनाया। युधिष्ठिर आए तो उनको एक्सेप्शनल भाला चलाने वाला बनाया। नकुल सहदेव आए तो उनको उनके डोमेन के तौर पे, एक शायद तलवार का एक्सपर्ट था और एक कोई और था, मतलब ऐसे करके 5 लोगों को 5 एक्सेप्शनल तरीके का योद्धा बनाया। सो मच सो दैट कि अर्जुन के पास अगर धनुष बाण है, युधिष्ठिर के पास उसका भाला है, भीम के पास गदा है, तो ये पांचों जने एक दूसरे का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं मेरा पक्ष समझा पाया? तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्टूडेंट के अंदर उसका एक्सेप्शनल पोटेंशियल बाहर लाए। इसके लिए हमारे को जो एग्जाम्पल मिलता है वो जामवंत और हनुमान के जैसा मिलता है। जामवंत जी जो है उन्होंने हनुमान को उसका डिवाइन पोटेंशियल जानने में ट्रांसफॉर्मेशन के वो करा। तो आप लोगों का जो नेचुरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ आप कौन सी कास्ट क्रीड के तौर पर हो, वो ये कि आपके जो भी आपके पास में आया उसको सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में आपने उसको ऊर्जा उठानी, ऊर्जा डालनी और ऊर्जा नापना, ये 3 चीजें सिखानी है। आप हो सकता है उसका एटीट्यूड ना बदल पाए, लेकिन अगर मैंने ईमानदारी से मेहनत करी है और मैंने एक कंप्लीट मंत्र को आइडेंटिफाई करा है, कंप्लीट मंत्र की ऊर्जा अपने आप अपने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रास्ता बना लेगी। तो आप लोगों का रोल प्ले लिमिटेड हो गया। उस एक्सेप्शनल बीज मंत्र को, उस एक्सेप्शनल मंत्र को अपने सामने रखा, उसकी एनर्जी लिफ्ट करी, अपने अंदर डाली और अपने अंदर हायर ऑर्डर विशेष और डिमांड्स डालते चले गए। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? लेट मंत्र डू इट्स वर्क। ओके। इसलिए ऑब्जेक्टिव आप सब लोगों के हिसाब से है कि आप सब लोग
जल्द से जल्द एनर्जी उठाना, डालना, ये आपको आ जाए। ठीक है। अच्छा, रेकी प्राणी की हीलिंग में क्या कहते हैं? ओवर हीलिंग नहीं करना चाहिए, बच्चों की हीलिंग नहीं करना चाहिए, बूढ़ों की हीलिंग नहीं करना चाहिए। हीलिंग एनर्जी ज्यादा चली जाती है तो उससे होता है। मंत्र अपने आप में इंटेलिजेंट है, उसे बाल बराबर भी फर्क नहीं पड़ता कि आपने सोच लिया कि मैं इन सब का नाश करूंगा, वो पावर अपने आप ही आपके अंदर से हट जाएगी। टिल द टाइम सामने वाले का किसी भी तरह से कोई नाश होना निश्चित हो, आपके करने से जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? ये हमारे यहाँ नेगेटिव फोर्सेस को बलवान बनाने के लिए बोला है, अरे उसकी नजर बड़ी गंदी है, उसकी नजर पड़ी और सब कुछ खराब हो गया। आपका टाइम खराब होने वाला चल रहा था एस्ट्रोलॉजिकली, वास्तुवाइज, चक्रवाइज, उसकी वजह से वो प्रॉब्लम आपके पास आ गई। किसी की नजर इतनी शक्तिशाली नहीं होती कि वो आपकी लाइफ को चेंज कर सके। आपकी अच्छी इच्छा सामने वाले को लाभ दे सकती है, आपकी खराब इच्छा सामने वाले को नुकसान नहीं दे पाएगी। मैं मेरा पक्ष समझा पाया? मेरे गुरुजी उसके लिए एक स्टोरी सुनाते थे कि एक बार जो है वो ईरान इराक से जो है अरब के देशों से एक, मतलब वहां के राजा जो है वो बहुत लंबी आयु नहीं जीते थे। तो उन्होंने जो है अपने कुछ लोगों को यहाँ पर भेजा, और वो यहाँ पर दिल्ली में कोई राजा था उसके राज्य में आए, तो उन्होंने उनसे पूछा कि भाई हमारे यहाँ राजा जो है उसकी बहुत लंबी आयु नहीं होती, तो आप कुछ हमें तरीके बताइए जिससे हमारे यहाँ के राजा की भी लंबी आयु हो। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, एक काम करिए, आप जो है ये राजमहल में रुकिए, और राजमहल में जहां वो दूत वगैरह को रखने का जगह होती थी उस जगह उनको रुका दिया। और वहां पर जो है एक बरगद का पेड़ था। उन्होंने बोला कि ये बरगद के पेड़ के पास में आपको दिन में 3 बार बैठना है, और बैठ के इसको कर्ज करना है, इसको खूब कोसना है, उसको खूब उल्टी सीधी बातें बोलनी है। तो ऐसा आप 43 डेज तक करो, और फिर हम देखते हैं कि, नहीं, 3 महीने तक करिए, और 3 महीने करने के बाद में फिर आप हमें बताइए कि क्या चेंजेस हुए, और फिर देखते हैं इस पे। बोले ये तो बड़ा आसान है, हम आराम से कर लेंगे। तो ऐसे करके वो लोग जो है 43 डेज के बाद एक दिन दौड़े दौड़े आए कि महाराज महाराज, बोले क्या हो गया? आपको तो मैंने 3 महीने बाद आने के लिए बोला था। अरे बोले महाराज वो पेड़ मर गया, बिल्कुल सूख गया। तो उन्होंने कहा कि वो कैसे सूख गया? वो तो आपको तो 3 महीने का बोला था। बोले महाराज हम तो, हमें लगा कि काम जल्दी खत्म हो जाएगा, तो हम तो 3 की बार की बजाय 5 बार बैठे, और 5 बार लगकर एक ही चीज करते रहे कि भाई कैसे भी करके जो है ये चिंतन जो है इस तरह का रखें कि ये पेड़ जल्द से जल्द सूख जाए। हम तो इसको जो है रात दिन यही करते रहे। तो एज अ रिजल्ट वो 3 महीने के बजाय 1.5 महीने में सूख गया। तो राजा बोले कि मैं आपको यही समझाना चाह रहा था कि जब तक आपका राजा ऐसे काम नहीं करेगा जिससे कि प्रजा उसका हित चिंतन करे, तब तक आपका राजा मरता ही रहेगा। आप अपने काम करने के तरीके को ऐसा रखो कि वो जो है आपकी प्रजा जो है वो आपको अपना शुभ चिंतक माने, और शुभ चिंतक की जैसे रक्षा करी जाती है ऐसे ही प्रजा जो है अपने राजा की रक्षा करे। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि आपके एक्शन फंडामेंटली रिस्पॉन्सिबल है किसी की भी नेगेटिविटी को आपकी तरफ खींचने के लिए। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया, नहीं समझा पाया? अब इसका मैं अपना प्रैक्टिकल बताता हूं। एक बार क्या मतलब मेरा, क्योंकि वो एम्पैथी लेवल का डिफरेंस था, हम लोग किसी के घर पे इनिशियली वास्तु करने के लिए गए थे। तो हम वास्तु करने गए, उन्होंने 4-5 लोगों को बुला रखा था। तो आरती ने उनकी हीलिंग करी। तो जब आरती उनकी हीलिंग कर चुकी, मैंने पूछा वो कि वो 5 लोगों में, मैंने कही बात बताओ आप में से पेट दर्द किसके हो रहा है? तो उनमें से एक ने बोला हाँ मेरे बहुत तेज पेट दर्द हो रहा है। गले में दर्द किसके हो रहा है? बोले इसके हो रहा है। ऐसे करके वो तीनों जनों को, तो वो सारे चौंके, भाई आपको कैसे पता कि ये पेट दर्द किसी के हो रहा है?
मैंने कहा जब आरती हीलिंग कर रही थी तो मेरी पता नहीं कैसे कॉर्ड कनेक्ट हो गई सबसे। तो जो है वो मुझे पता चल गया कि किसी को पेट दर्द हो रहा है, किसी को ये हो रहा है, किसी को वो हो रहा है। तो आरती ने मतलब मुझ पर नाराज होने लगी, नहीं तुम कॉर्ड कट करो और ये वो सारा कुछ। जब वो ये पूरा का पूरा प्रोसेस हो रहा था तो मैंने उसमें बोला कि मैंने ये मेरी नाभि जो है वो किसी से भी कनेक्ट हो जाती है, और क्योंकि वो किसी से भी कनेक्ट होती है, एज अ रिजल्ट उसकी जो नेगेटिविटी होती है वो मुझसे कनेक्ट हो जाती है। तो क्यों ना मैं मेरी नाभि में अमृत का चिंतन करना शुरू करूं, ताकि कोई मेरे से कनेक्ट हो तो उसकी नेगेटिविटी मुझसे ना कनेक्ट हो, मेरी पॉजिटिविटी उससे कनेक्ट हो। है मेरा पॉइंट समझा पाया? तो जब आप एज हीलर फंक्शन करें तो आपकी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा अमृत संजीवनी को ध्यान करें अपने नाभि में। और अमृत संजीवनी का मंत्र कौन सा है? वो जो मैंने शेयर करा था, गायत्री महामृत्युंजय जातवेद मंत्र शेयर करा था ना अभी कुछ दिन पहले। मैं दोबारा कर देता हूं एक बार। तो वो मंत्र जो है उसकी एनर्जी को आपने अपनी नाभि में डालना है। ये मंत्र ये दोनों इमेजेस की कंबाइंड एनर्जी को लिफ्ट करना है और अपने नाभि में डालना है। व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने शेयर करा है। ठीक है सर। एक दफे सब लोग यही प्रोसेस को रिपीट करेंगे, जैसे आरती ने बताया वैसे ही अपने सारे एनर्जी पॉइंट्स को एक्टिवेट करके इस व्हाट्सएप के तौर पे मैं सामने स्क्रीन पे भी शेयर कर देता हूँ। इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे? सर प्रोनाउंसिएशन होता ही नहीं मेरे मॉडल में, लिखना है? लिखना है बस।
झालंय माझं, तुला जायचं तुझं. जी, क्या ऑब्जर्वेशन? सर वो ज्ञात वेद अपनी जो भी है तो उसके पीछे जो जैसे गोल्डन लाइट या लहरी वाइब्रेशन आपकी दिख रही आवाज है ऐसे साफ होता है। नहीं, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। अभी आ रही है सर? हाँ। हाँ तो वो जो ज्ञात वेद यज्ञ जो है तो उनके पीछे जो लाइट वाइब्रेशन जो दिख रही है ना वैसे वैसे महसूस हो रही है नाभि में मतलब मणिपुर में। ओके। न्यास वाला मुझे बीच में ना आवाज कुछ क्लैरिटी में मुझे फर्क लगा। एक तो हाँ आई सर वो रिक्वेस्ट कि जो लोग हेडफोन लगाकर क्लास करते हैं ना वो वायर वाला हेडफोन रखें। ये जो हम्म। ब्लूटूथ वाला हेडफोन होता है उसमें कुछ डिस्टरबेंस आता है कभी कभी। हाँ अभी सुनाई दे रहा है सर? हाँ, अभी साफ है। हाँ सर तो वो जो दूसरी तीसरी वाली इमेज जो है ज्ञात वेद यज्ञ जो है उनके पीछे जो गोल्डन लाइट है तो वो महसूस हो रहा है मतलब
जैसे वाइब्रेशंस थोड़ी सी महसूस जैसे राइट। ऊपर उठ रही है। तो जो हमारे यहाँ अमृत कहा गया है वो परपिचुअलिटी है बेसिकली। ठीक है। तो वो जो परपिचुअलिटी जो है वो उसकी एनर्जी हमारी नाभि में फील हो, ये इस मंत्र का कॉम्बो का इफेक्ट है। तो एक उसमें महालक्ष्मी है, तौरेत्रिक के महालक्ष्मी है, महालक्ष्मी महासरस्वती महासती, और उनका एक कंबाइंड विराट स्वरूप हो गया। तो वो विराट स्वरूप के अंदर जो सांस लेने छोड़ने के हिसाब से वो गायत्री हो गई, जो गला हो गया वो महामृत्युंजय हो गया, और जो हमारे हार्ट चक्रा में जात वेद अग्नि है जिससे भोजन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो हो गया। तो ऐसे करके ये अमृत का चिंतन है। फिर वही जो अग्नि जनरेट हो रही है वो लिक्विड फॉर्म में जो है वो वाटर एलिमेंट के तौर पर हो गई, और फाइनली ये सब जो है ये नाभि में जागृत हो जाए और पूरे सिस्टम का प्रोटेक्शन करे। सर तो टिंगलिंग जब बहुत हो रहा है, टिंगलिंग सेंसेशन अंदर बहुत बढ़ती होता है। तो जब आप अपनी नाभि को बार बार इससे कनेक्ट करेंगे इस मंत्र के तौर पे, तो आपको एक प्रोटोकॉल के तौर पे क्या ध्यान रखना है, आप जब भी किसी की भी हीलिंग करें, चाहे अपनी करें, मतलब अपनी हीलिंग करनी है तो इनिशियली मैं ये बोलूंगा सबको कि शीशे के सामने बैठ के करें, सो दैट कि आप सबको अपनी हीलिंग बहुत आसान हो जाए। आप किसकी हीलिंग कर रहे हो, जो सामने दिख रहा है। तो आपका जो इमेज मैनिफेस्टेशन जो है वो कंप्लीट होगा। अदरवाइज होगा क्या, जैसे हम कल वो बात कर रहे थे कि वो कौन से चक्र की एनर्जी कहाँ पर डालें, कैसे इमेजिन करें, वो पार्ट हमारा बार बार अटकता रहेगा। अपनी हीलिंग करनी है, हीलिंग करने से पहले ये वाली एनर्जी उठाकर अपने नाभि में डालनी है, इस तरह से डालनी है कि ये फील हो कि हमारे भीतर अमृत का जागरण हो गया। उस अमृत जागरण के बाद जो है, अब आप किसी की भी हीलिंग कर रहे हैं, मान लीजिए आप अपनी कर रहे हैं तो जो सामने शीशे में आपको दिख रहा है उसकी आप हीलिंग कर रहे हैं। मैं मेरा पक्ष समझा पाया? आप किसी की क्लीनिंग कर रहे हैं, बोले जी वो जो सामने दिख रहा है मैं उसकी क्लीनिंग कर रहा हूं। अब वो फिजिकल व्यक्ति आपके सामने बैठा हो जिसकी आप क्लीनिंग करें, या फिर आप अपनी क्लीनिंग करें, तो शीशे की इमेज या फिर फिजिकल व्यक्ति, आपके लिए इमेज सामने जागृत है। बहुत ज्यादा सोचने का काम नहीं है। आप कुछ कह रहे हैं उषा जी? हाँ सर, जैसे आपने कहा कि मिरर में रखें, पर अगर हम अपने आप को ऐसे ऐसे करके नहीं कर पाएंगे? नहीं, अपने आप को ऐसे ऐसे करने में हाँ। बहुत सारे फर्क है। अपने आप को विजुलाइज करने में सामने शीशे के सामने बैठ के करने में ज्यादा आसान होता है। जैसे शीशे में करेंगे, पर जैसे अब सामने नाभि दिख रही है तो क्या हम ऐसे नाभि को करेंगे, अपनी इस नाभि को ऐसे रखेंगे फिर हाथ को? सामने आपको नाभि दिख रही है ना, जो सामने व्यक्ति बैठा है शीशे के अंदर, अच्छा, उधर करेंगे फिर? आपने अपनी अटेंशन को सामने वाले व्यक्ति पर चिन्हित कर दिया। अब मान लीजिए मैं आपके पास हीलिंग कराने आया, तो आप मेरे को देख रहे हैं ना, हाँ जी। तो अब आपको मेरी हीलिंग करने में या मेरे किसी भी चक्रा पे अपनी अटेंशन को लेकर जाने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। नहीं। तो एक लेमैन टर्म की बात कर रहा हूं मैं। आप जैसे भी कर पाओ वो उसमें कोई बात नहीं है। बट अगर कल को आपको किसी को सिखाना हो और फास्ट सिखाना है, टाइम नहीं हो बहुत ज्यादा एक ही प्रोसेस के ओके। तौर पे, फिर ओके। मैंने बोला "अबे ये मंत्र की एनर्जी उठाओ और ये यूं डाल लो अपने अंदर, जहां चाहो वहां पे डायरेक्ट कर लो", तो ठीक। उसमें तो कोई दिक्कत के तौर पे नहीं है ना। इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है कि ये पूरे प्रोसेस में जब आप डाल रहे हैं तो आपकी अटेंशन उसी चक्रा को देखे। अब मुझे अगर आपके आज्ञा चक्र को देखना है तो मैं आपके आज्ञा चक्र को सामने साफ देख सकता हूं ना, हम्म, और जब मैं ठीक देख है। सकता हूं तो मुझे अपने देखने को धीरे धीरे जो है, क्योंकि मैं अंगूठे की ऑरा जैसे देखता हूं वैसे ही मैं अपनी अटेंशन को आपके आज्ञा चक्र पे लेकर गया, और जैसे मुझे अंगूठे की ऑरा दिखती थी थोड़ी देर मैंने देखने का अभ्यास करा, और मुझे उसी तरह से आपके चक्रा की ऑरा दिखनी शुरू हो जाएगी। तो ठीक है। सिंपल हो गई ना अप्रोच। अप्रोच को कॉन्टिन्यूअस इवेल्युएट करना है कि वो सिंपल रहे। कहीं भी बहुत ज्यादा ज्ञान के चक्कर में जो है वो चीज अगर कॉम्प्लिकेट होगी तो नहीं पकड़ में आएगी, ये मेरा मतलब है। जी शशि जी। सर मुझे चक्र के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो आप बताएंगे?
मैडम कौन अभी सा चक्र चलेंगे ना, कहाँ अभी पर है? जो अभी जो पहले बता रहे हैं उसको चलिए, अभी मैं बिल्कुल स्टार्ट से बता रहा हूँ, तो इसलिए वो हम जंप करेंगे तो वो फिर हमारा प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाएगा। अभी पहले मोटा मोटा एक पार्ट समझना है कि अपने अंदर एनर्जी को कैसे उठाना है, कैसे उस एनर्जी को फील करना है। मंत्र की एनर्जी उठानी है तो वो मंत्र की एनर्जी कैसे उठानी है, ये बेसिक क्लैरिटी होनी चाहिए हमारे को। जब ये बेसिक क्लैरिटी हो जाएगी फिर तो वो पीपीटी खुली जाएगी और विल डू। अभी भी आज 2-3 लोग कनेक्ट हुए हैं, तो बाय टुमारो डे आफ्टर जो है वो फिर वो मेरे लिए वो रहेगा। तो इसलिए मैं थोड़ा सा उन चीजों पे बात कर रहा हूँ जो हमारे बेसिक्स हैं, जो सबको उसी तरह से कनेक्ट करें। सर एक बार मैं दोबारा से ऐसे जानना चाह रही हूँ, जैसे ये मैंने एनर्जी लिफ्ट की। एक मिनट अब- रुकिए। अब आप जो है हाँ जी। वो संध्या जी को सिखाएंगे कि स्कैनिंग, क्लीनिंग, हीलिंग कैसे करना है। अच्छा। संध्या जी आप सर क्वेश्चन पूछिए। आई रिक्वेस्ट उषा मैम, प्लीज हील मी। हाँ ठीक है, आप सीधी पोजीशन में बैठ जाइए। ठीक है, अपने हाथों को थोड़ा सा ऐसे करें, ढीला करके रब करें, अंगूठे को प्रेस करें, उंगलियों को प्रेस करें। उसी तरह से लेफ्ट हैंड की अंगूठे को, उंगलियों को फिर थोड़ा सा ऐसे करें। ठीक है। अब अपना राइट हैंड के थंब को लेफ्ट हैंड के थंब पे 10 टाइम्स क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करें। फिर इंडेक्स फिंगर को, फिर मिडिल फिंगर को उसी तरह से 10 टाइम्स, रिंग फिंगर, फिर अपनी लिटिल फिंगर। सेम इसी टाइप से अपने लेफ्ट हैंड से राइट हैंड पे रिपीट करना है, यही प्रोसीजर। अब अपनी कलाई को 10 टाइम्स क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, राइट देन लेफ्ट। यस। सेम एल्बो, अब हमारे एनर्जी, हमारे हाथ तैयार हो गए हैं एनर्जी ग्रहण करने के लिए। अब आप धीरे से इसको फील करें, हाथों को ढीला छोड़ के अपने आप को एकदम फील करें। ये हमारे हाथ अब तैयार हो गए हैं। हमारे सामने गायत्री मंत्र है, उसके ऊपर अब थोड़ा सा एनर्जी को डेवलप करते हैं हम। टाइम ले, आराम से धीरे धीरे हाथ को चलाएं, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, बहुत जल्दी ना करें। मैम मेरे हाथ ही हिल रहे हैं, मैं हिलाती नहीं, वो वही हिल जाते हैं अच्छा अच्छा, ऑटोमेटिक। ठीक है, देन इट्स ओके। अब एनर्जी को लिफ्ट करें और अपने नेबल के पास, नेबल की तरफ ऐसे। संध्या जी आप पे बहुत ज्यादा अपने हाथ को खोल रहे हैं। हाँ उतना दूर रखना ही नहीं है अपने हाथ। जैसे नमस्ते करते हैं, नमस्ते की बजाय 5 इंच का डिफरेंस रखना है, नॉट मोर देन दैट। तो जब आप उसको 5 इंच से ज्यादा रखेंगे और जितना भी मूवमेंट करेंगे तो वो, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको लगा आपके पास कोई श्रीम लिखी हुई शीट्स रखी है, हाँ है, मैंने लिखा है सर। कितनी है ये? हाँ, इसको अपने दोनों हाथों को इसके ऊपर रख दीजिए। ऐसे रखूं सर? हाँ, हम्म। अब जब दोनों हाथों को रखेंगे तो अब आप अपने हाथों से रिक्वेस्ट करिए कि ये हाथ जो जल्दी जल्दी चल रहे हैं वो जल्दी जल्दी ना चलें और बहुत स्मूथली चलें, सो दैट कि दोनों हाथों के बीच का एनर्जी बॉडी आप फील कर सके। सर वह मेरे मिडल फिंगर को वाइब्रेशन आ रहे हैं, कुछ तो आंट जैसा चल तो लग रहा है। मिडिल फिंगर को रिक्वेस्ट करिए कि वो शांत होके इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करे।
हाँ सब बंद हो गया। यही बंद हो गया। हाँ हो गया। अब आप फिर से उषा जी से पूछिए वो क्या बता रहे थे। मैम को आई हाँ रिक्वेस्ट टू हील मी। हाँ, तो अब यहाँ से आप अपनी ये इस एनर्जी को, ये आपके सामने श्री की शीट्स खुली हुई है ना, श्री विद्या की, ये आप एनर्जी को लिफ्ट कीजिए और अपने नेवल के सामने लेके जाएं और ऐसे महसूस करें कि आपके अंदर वो सारी एनर्जी आपके अंदर जा रही है। आपके नाभि चक्र को वो हील कर रही है और वहां से धीरे धीरे वो पूरे शरीर में आपके फैल रही है। ओ, 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 ओ। अब आप यहाँ से अगर किसी को हील करना चाहते हैं तो इस एनर्जी से ही आप रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरी मदद करें, या मेरे थ्रू जो सामने वाला जो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है उसको हीलिंग देंगे आप उस तरीके से। सर मुझे इसके आगे नहीं आता कुछ। कीर्ति जी आगे का आप टेक ओवर करें। क्या करना है सर अभी? मतलब वो जो एनर्जी हमने लिफ्ट की है इसके बारे में बोलना है। क्या क्वेश्चनिंग है? संध्या जी आप अपना क्वेश्चन बताइए ना जो आप चीज के तौर पे कर रहे थे। हील प्लीज कीर्ति मैम हील मी। अभी आपको क्या जानना है उस इसी हिसाब में, मतलब किसी को हील करने के बारे में जानना है या खुद को हील करने के बारे में जानना है? खुद को हील करने के बारे में जानना है। हील करने के बाद आप लंबा सांस लेना शुरू करें। लंबिका चक्र में अपना ध्यान कंसंट्रेट करिए। आपका जो टंग है वो पैलेट में लगाइए। सांस नाभि तक आनी चाहिए और फिर ये प्रोसेस को शुरू करिए। जो अपने पास शीट है उसका एनर्जी पहले आप ऐसा 4 इंच या 5 इंच तक अपना हाथ रखिए। वो रिपल हो जाएगा। जैसे आप शुरू करोगे तो उसमें मूवमेंट आ जाएगी। बिल्कुल लाइट, जैसे हम एक बबल धरते हैं ना, वो सर्फ वगैरह का, वैसे वो धरते तो कितना लाइट होगा हाथ, वो फूटे नहीं इसलिए कितना लाइट होगा, वैसे लाइट करिए हाथ। तो फिर धीरे धीरे नहीं जाएगा। इधर ये जो पाम है ना, इधर लाइट महसूस करिए और फिर वो उठा लीजिए। तो अभी वो जब आप उठा रही है तब आपका टंग ऊपर चाहिए पैलेट पे। ब्रीदिंग डीप चाहिए। सौरात्रिक का महालक्ष्मी का आपका स्मरण चाहिए कि जो है सामने मेरी लक्ष्मी का, उसका एनर्जी मुझे चाहिए। तो वो उतना ही हम्बल, उतना ही रिस्पेक्टफुली उसने मुझे देना है। तो वही भाव मन में रखिए और वही रिक्वेस्ट से एनर्जी ग्रहण करने की कोशिश करिए हाथों में। अगर जब आपके हाथ में पूरी तरह से आ जाए तो उतना ही डेलिकेटली रिस्पेक्टली वो अपने ऊपर, सर के ऊपर लेके जाइए। अब लेके जाइए तो पूरा, मतलब एक ख्याल रखिए कि वो पूरा के पूरा बबल जा रहा है और धीरे से ब्रेक कर दीजिए। अगर धीरे से ब्रेक कर दीजिए तो उसका जो शॉवरिंग होगा वो आपके सहस्त्रार चक्र में जाएगा। लंबिका ग्रह चक्र में आपका ध्यान है ही पहले से और भगवती का आपका ध्यान ही चल रहा है। तो फिर वो शॉवरिंग है ना, तो आपको आंखें अपने आप बूंद जाएगी और फिर आपको महसूस होगा कि ये शॉवरिंग मेरे ऊपर हो रहा है। फिर फील कीजिए कि ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है या कुछ अलग एहसास हो रहा है, फीलिंग हो रहा है। दैट इज योर एक्सपीरियंस फॉर योर हीलिंग। और अगर उसे इसी दौरान अगर आपका कुछ स्पेशली एक ऑर्गन में हाथ दुख रहा है, पैर दुख रहा है, तो फुल कंसंट्रेशन रिक्वेस्ट में ही डालिए कि हे शक्ति, मेरा ये हील होना चाहिए, मुझे एक पेन से रिलीफ दे दो। तो
वही शक्ति आपके उस भाग में आ जाएगी, प्रस्थापित हो जाएगी और आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। एज पर मेरा नॉलेज है। यू आर सेटिस्फाइड? यस मैम, थैंक यू। अब वो रूपा जी बताएंगी इनको क्या गैप वगैरह रहा। क्या बताऊं? अब यहाँ पे संध्या संध्या जी को बताना है कि क्या क्या चीजें हैं। पहले उषा जी ने बताया, कीर्ति जी ने बताया, कोई चीज ऐसी जो गैप रह गई हो या एक्स्ट्रा आपको लगता है कि ये भी पता होना चाहिए तो वो बताना है। सर सारा तो बता दिया है ऑलमोस्ट। मैं ये पूछना चाहती हूँ, मैंने जो प्रोसेस किया वो बराबर ठीक तरीके से किया? आप तो ऑब्जर्व कर रहे थे ना कि हो रही थी क्या, कुछ नहीं आपने देखा ना, तो कुछ लगा क्या ये नहीं करना चाहिए था, ये ऐसा हुआ, ऐसा कुछ नोटिस किया होगा सर तो मैं आप मुझे बता बताऊं, सकते। हाँ वो तो फर्स्ट इसमें तो नहीं होगा, बट हाँ थोड़ा और परफेक्शन से और प्यार से एनर्जी को उठाना है। ऐसे मुझे लगा कि आप और लाइटर होके और प्यार से अगर उसको उठाएंगे, जमाएंगे, और उतने ही विश्वास और प्यार से अगर आप उसको ग्रहण करेंगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा, ऐसे मुझे लगता है। जितना आपका भाव होगा उतना आपको महसूस होगा। कीर्ति जी 1 एट अ टाइम। अभी वो बोल रहे हैं तो उन्हीं को बोलना है, बीच में कोई वो नहीं होना चाहिए इंटरफेरेंस। हाँ सर, मतलब यही है, फेथ और सरेंडर का भाव रख के और लव एनर्जी जो है उसको रख के अगर आप उसको ग्रहण करेंगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा, ऐसे मुझे लगता है। बाकी तो प्रोसेस तो है, सही सही बताया। ठीक है मीना जी, अब आप बताइए जरा एक दफे संध्या जी को पूरे प्रोसेस आपको क्या ध्यान है। संध्या जी, जैसे कि सर ने बताया कि अपनी बॉडी में 9 चक्र बताए हुए हैं, तो अपन को सबसे पहले उन 9 चक्रों के ऊपर विशेष ध्यान देना है। फिर अपन को एनर्जी जो अपन उठाने का तरीका बताया है, तो उस एनर्जी को अपन को उठाना है, बड़े प्यार से उठाना है, मक्खन की भांति उठाना है, या मक्खन की भांति आप उठा सकते हैं तो ठीक है। और यदि आपको बताया, जैसे अभी मैडम ने बताया कि बबल के जैसे उठाना है, ऐसे ऐसे करके उठाना है, तो आप उसको 5 इंच से ज्यादा आप ये नहीं बनाएंगे, सिर्फ 5 इंच ही बनना चाहिए। तो आप इसको उठाएंगे और फिर इसको आप अपने सहस्त्रार चक्र से ऊपर धीरे धीरे डालते जाएंगे पूरी बॉडी में। तो बॉडी को और एनर्जी को दोनों को ये पता है कि मुझे कहाँ जाना है। यदि इनकेस कहीं पेन हो रहा है आपको, तो आप उसी जगह उठा के पेन वाली जगह में आप डाल सकते हैं, तो आपको तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा। और यदि आपको और ऐसा लगता है अपन सामने वाले को देना चाहते हैं, तो पहले उससे आपको मतलब कि पूरा पूछना पड़ेगा कि क्या कैसा करना है। तो सामने वाले से अपन को मतलब कि पूरा उसका नाम जानना पड़ेगा और अपन को अपना नाम बताना पड़ेगा कि आप हमसे हीलिंग ले रहे हैं और मैं आपको हीलिंग दे रही हूँ, दोनों का नाम होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि अपन को सबसे पहले जब भी हीलिंग करेंगे, अपन को अपनी टंग को ऊपर ही करना। आप टंग को सबसे पहले ऊपर करेंगे तो आपको जो भी चीज उठाएंगे आपको फटाक से आएगी। मतलब आप खुद करके देखेंगे, अभी करिए, आप अभी करिए, टंग को सबसे पहले ऊपर कीजिए। आपका वाइब्रेशन पूरी बॉडी में टंग से ही जाता है, पूरा वाइब्रेशन। और टंग को पता है कि आपको क्या करना है, और आप उठाए और फिर डालिए। और ऐसे ही उंगलियों से भी आप एक उंगली से उठाइए और फिर ऐसे रख लीजिए, जैसे कि सर ने बताया है। और ज्यादा है तो आप जो सीखा है आप उस पेज उठाइए, पेज रख सकते हैं, उससे भी आपको एनर्जी आपकी जाएगी बॉडी में। बस बॉडी को ये भी पता है कि मुझे कहाँ कहाँ आपका कम है, वहाँ आपकी पहुंच जाएगी, आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है। ये मैं आपको बता रही हूँ। और सर ने इतना ही बताया है। 9 चक्र बहुत विशेष है, 9 में आपके 5 चक्र ज्यादातर विशेष हैं, उससे आपकी एनर्जी ऑटोमेटिक ऊपर उठ जाएगी और आपके जो भी चक्र हैं उनमें विभाजित धीरे धीरे हो जाएगी। ठीक है सर, और बोल रहे हैं? नहीं बस बहुत है। इंपॉर्टेंट पॉइंट थैंक यू ये था मैम। कि थैंक यू जो सर।
जो पहले दो लोगों ने नहीं रेज करा था, उसमें इंपॉर्टेंट पार्ट ये था कि ये क्या कहते हैं, सोल सीट से रिलेटेड क्या पॉइंट बोला था आपने वो? टंग ऊपर लगा टंग, हाँ, मतलब वो टंग, टंग टू मेन पैलेट जो पॉइंट है है। टंग को ऊपर हाँ करना हाँ, है तो लगा के ही वाइब्रेशन कर। ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक ठीक ठीक। वो टंग टू पैलेट जो है वो पहले दो जनों ने नहीं बोला था। ठीक है। तीन मेजर चीजें हैं जिसके तौर पे ध्यान करना है बिफोर हीलिंग। सबको सबसे पहले जो है अपने ध्यान को लंबिकाग्र चक्र पे लेकर जाना है। लंबिकाग्र चक्र पे अपनी अटेंशन को सोल सीट से कनेक्ट करना है। सोल सीट से कनेक्ट करने के बाद अपनी ब्रीदिंग को नोज टू नेवल, नेवल टू नोज रखना है। नोज टू नेवल, नेवल टू नोज ब्रीदिंग रखने के बाद वहां पे मनी मन श्रीम चैंटिंग करना है। टंग टू पैलेट टच करना है। अब जहां से एनर्जी उठानी है उसके पहले के स्टेप्स, मतलब अपनी फिंगर्स को जैसे दबाना है, सारी की सारी एक्टिविटीज हैं वो करनी है। और वो करने के बाद एनर्जी लिफ्ट करनी है और फिर जहां प्लेस करना है वहां पर डालना है। अब प्लेस करना है, डालना है, तो उसके लिए जो भी चक्रा जहां भी आप टारगेट कर रहे हैं उसको सामने इमेजिन करना है। तो सामने की वजह से मैंने शीशा बोल दिया। अदरवाइज जिसमें भी एनर्जी डालनी है उसको अपने सामने मानना है। ये इसका बेस है। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जितनी ज्यादा ये बेसिक पॉइंट्स की क्लैरिटी आपको रोज के रोज रहेगी उतना फास्ट आप हीलिंग कर पाएंगे। हमारा पूरे प्रोग्राम का एक ही बेंचमार्क है, किसी भी व्यक्ति का 2 मिनट में हीलिंग करना। तो घड़ी से 2 मिनट के अंदर सारे प्रोटोकॉल करने हैं। तो अगर वो याद नहीं होंगे तो फिर वो दिक्कत है। जी शैलजा मैम, आप कुछ कह रहे थे? हाँ जी सर, वही मैं बोल रही थी, टंग टू पैलेट लगाना है, वो पॉइंट रह गया था, बस उतना ही मैं बोलने वाली थी। राइट राइट राइट। यस, थैंक यू सर। तो जब हम एक दूसरे को कोई चीज बता रहे हैं तो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कहाँ मिस हो रहे हैं, कहाँ नहीं हो रहे। इसलिए मैंने क्या करा है कि मैंने एक पीडीएफ बना दिया था, वो 500 पेज वाला। उसकी जब आप इंडेक्स देखेंगे तो इंडेक्स के जो पॉइंट है उससे आपको सारी चीजें याद रखने में आसानी हो जाएगी। और उसका मैंने हिंदी वर्जन भी बनाकर ग्रुप में शेयर कर रखा है। तो कहीं कोई चीज का दिक्कत है, इंग्लिश या हिंदी दो ही वर्जन में है हमारा, तो वो आपको वहां पर मिल जाएगा। तो आपको जब प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस करते वक्त वो पॉइंट्स हमेशा याद रहने चाहिए। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जी। राइट जी। रूपा जी, आप क्या कह रहे हैं? सर कल सुबह की क्लास हुई थी क्या? हाँ, तो उसकी उसकी रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग तो नहीं शेयर है। कर दी थी। अच्छा, क्योंकि मैंने वो उसकी दूसरी रिकॉर्डिंग वाली कल, नहीं देखी, कल रात को ही शेयर करी थी मैंने। 9, 10, 11 करा था शायद। अच्छा, ये जो शनि वाली है वो मैंने देख ली सर, वो बहुत ही बढ़िया क्लास थी। मतलब हाँ, वो ये तो शनि का एक्सप्लेनेशन जो है वाज अमेजिंग। और दूसरी मुझे ये बात पूछनी थी सर, जब कुंडली में विषय योग होता है तो इसका फायदा होगा? कुंडली में क्या होता है? चंद्र शनि योग जो है, विषय योग बोलते हैं ना उसे, जहां तक मुझे पता है। अच्छा, मतलब कोई सा भी योग हो वो, उसमें जो है अगर शनि किसी को लगता है कि उसको नेगेटिवली हैम्पर कर रहा है तो वो उसको जो है नेगेटिविटी नहीं आती। सर तो ये कर पाएंगे ना? ये, हाँ, ये दिस तो विल हेल्प। परफेक्ट है। ये तो शनि का कंप्लीट वो है। तो दैट वे। जी। और क्या चीज जो बेसिक्स के तौर पर है? आज किशन सर कुछ बताएंगे, मतलब बहुत दिन हो गए उनकी आवाज सुने हुए। कल तो गाड़ी में बैठे हुए थे तो इसलिए ज्यादा बात करने का वो ही नहीं था। हाँ, नमस्ते सर। नमस्कार सर। हाँ, तो मैंने आज मुझे थोड़ा ये जो हीलिंग का डाउट था, तो जी आज वो क्लियर हुआ है कि हीलिंग, सेल्फ हीलिंग कैसी करनी है, क्या करनी है। जैसे कि अभी आपने फिर से वो प्रोसीजर भी दोहराई, तो मुझे फिर और क्लैरिफिकेशन हो गया। उसमें जो पहला पॉइंट जो है कि भाई जैसा ध्यान करना, ध्यान लगाना है तो लंबे एकाग्र पॉइंट पे आप लगाओ। सोल सीट में, मतलब उसको सोल सीट भी कहेंगे। और ब्रीदिंग जो है आपका नोज टू नेवल, नेवल टू नोज होगा।
और उसी टाइम पे आप मनी मन में श्रीम मंत्र का जाप भी करेंगे। तो और जो राइट टंग जो है पैलेट को टच करके आप ये करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका ध्यान शुरू हो जाएगा। और देन ड्यूरिंग द सेम टाइम यू हैव टू क्रिएट द एनर्जी बॉल looking to the what you have written this Sri mantra, and after this creating this energy ball, you have to lift this energy ball and put it on your head, that is at the Sahasrara chakra, and then you परफेक्ट can feel or you can divert that energy at any point where you are having pain or where you want to place that energy. This is the procedure I understand from this today's discussion. Is this right, or you may suggest, sir? नहीं नहीं, बिल्कुल परफेक्ट है, हाँ कंप्लीट है, हाँ कहीं कोई चीज का डाउट नहीं है। हाँ। जी। तो काफी अच्छा रहा इसका सेशन, कल का भी बहुत अच्छा रहा। कल मैं थोड़ा बाहर था तो मैं गाड़ी में वो देख के सुना था, आज तो घर पे ही हूँ। राइट हाँ परफेक्ट। सर, हाँ सर। जी अंशु जी, आप क्या कह रहे हैं? सर मेडिटेशन के स्टेप्स पे थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन चाहिए था। जैसे आप बोलते हो कि पहले हमें ब्रीदिंग करनी स्टार्ट, पहले 4-5 बार ब्रीदिंग करना है, नोज टू नेवल, नेवल टू नोज, और उसके बाद से फिर लंबिकाग्र चक्र पे, मतलब सोल सीट पे टेंशन लेकर के जाना है, टंग टू पैलेंट करना है, और इनहेल करते समय श्रीम, और एक्सहेल करते समय ह्रीम, और इन मिड क्लीम बोलना है। हाँ मतलब वो मेरा एक पुराना प्रोटोकॉल है, इसलिए वो ऐसा है, बट एक्चुअली ये इस तरह से नहीं है। श्रीम ह्रीम क्लीम, मैं इसको कैसे बोलता हूं? जब मैं सांस को भीतर लेकर जा रहा हूं तो श्रीम, जब मैं सांस छोड़ रहा हूं तो ह्रीम। अब जितनी टाइम ड्यूरेशन मैंने ब्रीद इन करा, जितनी टाइम ड्यूरेशन मैंने ब्रीद आउट करा, जितनी टाइम ड्यूरेशन मैंने सांस को होल्ड करा, उन सबको क्लीम बोल दिया, मतलब टाइम की डोमेन बोल दी। तो श्रीम रीम क्लीम जो है वो बेसिकली सिंबॉलिक फॉर्म्स है। किसके लिए? महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली या महासती। तो मैं काली नहीं बोलता, सती बोलता हूं। तो ये है, तो ये श्रीम रीम क्लीम सिंबॉलिक है। एंड ऑफ द डे मैं अपनी सोल सीट पर, मैं अपने ब्रीद इन ब्रीद आउट होल्डिंग इन सब प्रक्रियाओं में सारे एक्शंस को किससे कनेक्ट कर रहा हूं? श्रीम रीम क्लीम के माध्यम से महालक्ष्मी, महासरस्वती और महासती से। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? यस तो जो सर। अल्टीमेट अल्टीमेट जो है डाइटी, जिसके मतलब मैं, मेरा जो सोचने का तरीका कैसे है कि ये पूरा यूनिवर्स जो है इज लाइक मदर्स वूम। ये पूरा यूनिवर्स इज लाइक मदर्स वूम। मदर्स वूम के बाहर जो है वो डिवाइन मदर है। तो मैं बार बार अपने अंदर जो है जो भी ट्रांसफॉर्मेशन को ऑब्जर्व कर रहा हूं, वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो मेरे को सिर्फ एक ही चीज में कनेक्ट कर रही है। मेरी अटेंशन को इस बात के ऊपर कनेक्ट कर रही है कि क्या मैं मेरी मदर को देख सकता हूं। मैं मदर्स वूम के अंदर हूं और बाहर की मदर को देखने का प्रयास कर रहा हूं, जो मुझे सब कुछ दे रही है, मेरा पूरा शरीर, उसका एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम, एवरीथिंग इज दैट। तो मेरी अटेंशन, प्राण, सब कुछ उसी से आ रहा है, उसको अनकॉन्शियस डोमेन से कॉन्शियस कनेक्ट की तरफ लेकर जा रहा हूं। मैं मेरा पक्ष समझा पाया? तो ये जो प्रोटोकॉल है, ये प्रोटोकॉल सिर्फ मेरा मेंटल एडजस्टमेंट है उसको एक्नॉलेज करने का। यस। जैसे ही मेरा एक्नॉलेजमेंट कंप्लीट होता है, मेरी बॉडी अपने आप ही चार्ज होनी शुरू हो जाती है। मुझे एक्चुअली स्कैनिंग, क्लीनिंग, हीलिंग, किसी चीज की जरूरत नहीं है। और ये वाला पॉइंट ही मैं अब जो मेरी नई बुक आ रही है उसमें इसी तरह से रख रहा हूं। ये स्कैनिंग, क्लीनिंग, हीलिंग कि हम करेंगे, किसी का होगा 1 मिनट में, मतलब उसको समझना, और 2 मिनट में किसी की हीलिंग करना जो है, वो पॉइंट बेसिकली है क्या? आप उस महालक्ष्मी से कनेक्ट हुए और अब आप ही महालक्ष्मी हो। क्योंकि जो महालक्ष्मी का स्वरूप है, मदर का जो स्वरूप है, उसके गर्भ में कौन है? आप ही बैठे हो ना। जी। तो आप स्वयं महालक्ष्मी हो गए। अब महालक्ष्मी को किसी भी चीज के लिए कुछ करने की जरूरत थोड़ी है, उनको तो सिर्फ कमांड करना है। क्या चीज की प्रॉब्लम है? बोले जी ब्रेन ट्यूमर की प्रॉब्लम है। ब्रेन ट्यूमर का साइज जो है
वो जीरो हो जाए, जो भी नेगेटिव ग्रोथ है वो जीरो हो जाए। मतलब उस चीज को कमांड देनी है। कमांड आप कब दे पाओगे? जब आप अपने आप को महालक्ष्मी मानोगे। मैं मेरा पक्ष समझा यस पाया? सर। आप हर चीज को दिशा निर्देश दे सकते हो। मतलब हीलिंग करने का मतलब ये नहीं है कि झाड़ू उठाई और झाड़ू लगानी शुरू कर दी। एक एक पार्टिकल महालक्ष्मी है। तो जब एक एक पार्टिकल महालक्ष्मी है तो आपने सिर्फ दिशा निर्देश दिया। पहले अपने आप को माना कि मैं महालक्ष्मी के अंदर हूं और उसका अंश हूं। तो जब मैं ही महालक्ष्मी का अंश हूं तो मुझे अपने आप को महालक्ष्मी मानने में कोई दिक्कत नहीं है। अब जब मैं अपने आप को महालक्ष्मी मान रहा हूं तो मैं ये दिशा निर्देश देता हूं कि इस व्यक्ति का कैंसर है, इस व्यक्ति का डायबिटीज है, इसका ब्लड प्रेशर, जो भी प्रॉब्लम है वो नॉर्मलाइज हो जाए। मैं मेरा यस पॉइंट सर। समझा पाया? यस सर। जी। जी शैलजा जी, आप क्या कह रहे हैं? हाँ जी सर, आपने एक बार बोला था कि अगर पेपर पर लिखने के लिए टाइम नहीं है तो हाथ पर लिख सकते हैं। हाँ, तो अंडर इमरजेंसी सिचुएशन। हाँ सर, तो उस वक्त एनर्जी कैसे लेनी है? जैसे अभी पेपर से उठा के हम एनर्जी लेते हैं, तो जब हम एक हाथ से दूसरे हाथ पर लिख रहे हैं उसके बाद फिर एनर्जी उसी तरह लेनी है जैसे आप हम पेपर पर लिख के हाँ, लेते हैं? वो तो सेम ही है। अच्छा। अपने शरीर को ही मंत्र मान रहे हैं ना आप। हाँ हाँ। तो वो तो वैसे ही है। ओके। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। धीरे धीरे तो वो जो शीट्स जिन पे आप रोज लिख रहे हैं, इतना अभ्यास हो जाएगा कि शीट को सिर्फ माइंड मैपिंग ही करनी है। आप फिजिकली उससे एनर्जी उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके। जितनी बार भी आप उसका चिंतन करेंगे तो वो फट से वो, क्योंकि रोज लिखा है ना आपने, तो हम्म। सबकॉन्शियस उससे कनेक्टेड है। बस उन शीट्स हम्म। को अपने साथ में कनेक्ट करना है। ओके। जी। यस सर, थैंक यू। और बताइए। सर जैसे आपने कहा कि ना कि 108 बार लिखना होता है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड एंड बोथ हैंड। पर मान लो जैसे हम एक शीट ही पूरा भरते हैं, वो गिनना 1 2 3 4 5 से वो तो बड़ा वो हो जाता है। तो अगर पूरी एक शीट लिख लो उसमें जितने भी आ जाएं, ऐसे भी चल सकता है? सब कुछ चलता है मैडम। मेन अच्छा। पार्ट जो है वो ये बताने का है कि धीरे धीरे अभ्यास ऐसा हो जाए कि आप जैसे एक हाथ से या राइट हैंड से लिखते हैं, ऐसे दोनों हाथ से लिखना आपके लिए सुगम हो जाए। आपको एफर्ट ना लगे। वो ओके। प्रैक्टिस को इतना करना है कि वो दोनों हाथ से लिखना, जैसे ही आपका दोनों हाथों का लिखने का अभ्यास बढ़ेगा, तब आप देखेंगे कि आपका जो, जिसको हम कहते हैं कि वो बीज मंत्र से कनेक्ट और उसका इन्वोकेशन जो है, वो उतना ही फिनोमिनल हो जाएगा। क्योंकि आपका मिड ब्रेन एक्टिवेट होगा, सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होगी। तो हर वो चीज जिसको आप कोई भी दिशा निर्देश देंगे, वो फिनोमिनली ही ग्रो करेगा। ओके। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन सुषुम्ना नाड़ी से आता है। जैसे किसी बच्चे को ऑटिज्म है, मेंटल हेल्थ रिलेटेड डिसऑर्डर है, कोई बच्चा पागल है, आपने सिर्फ उसको ये ब्लेस करा या उसके शरीर के अंदर जो सोल सीट है उसको डायरेक्ट करा कि इसके न्यूरॉन्स जितने इस शरीर के लिए नेसेसरी है उतने बनने शुरू हो जाएं। पागल कहना या कोई भी चीज का उसको वो करना, उसका मतलब सिर्फ इतना है, जितना चाहिए उतने न्यूरॉन्स नहीं है। तो न्यूरॉन्स का सेलुलर रिप्रोडक्शन बढ़ जाए, इतना बढ़ जाए सो दैट कि उस शरीर का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो। कोई एनेमिक है, आपने उसको सिर्फ ये दिशा निर्देश देना है कि इसके जो हीमोग्लोबिन या रेड ब्लड सेल्स जो है वो इतने हो जाएं जो कि शरीर के लिए नेसेसरी हो, शरीर की नॉर्मल फंक्शन के तौर पर है। ऐसे करके आप अपने एक एक पार्ट को कमांड देते जाएंगे कि उसका ऑप्टिमल ग्रोथ। फॉर एग्जाम्पल, मेरे आंखों पे चश्मा लगा हुआ है, एज रिलेटेड है। बाल काले नहीं है, सफेद होने शुरू हो गए, एज रिलेटेड है। तो इन सारी सिचुएशन में आपको क्या करना है? मेरे ब्लैक हेयर जो है
उसका जितना सेलुलर रिप्रोडक्शन होना चाहिए उतना हो जाए। अब जब आप ये चीज बोलते हैं तो आपको ध्यान का रखना है, बाल जो है वो आयरन होता है, हीमोग्लोबिन जो है आयरन है, तो आपकी डाइट में आयरन कंटेंट बढ़ना चाहिए। अब आप अगर आयरन कंटेंट वाला डाइट नहीं खा रहे तो वो ग्रोथ कैसे लेगा? उसको ग्रोथ के लिए तो कुछ ना कुछ नर्चर करने के लिए चाहिए। इसलिए बैद्यनाथ का आयुर्वेद में एक दवाई है योगेंद्रस, उसमें ये 9 की 9 धातु होती है। बैद्यनाथ का दवाई का नाम है योगेंद्रस। वो 25 टैबलेट का जो है आई थिंक 5-6 हजार रुपए की आती है, मे बी मोर। 200 रुपए का एक टैबलेट होता है। बट वो ऐसा होता है कि जब आप वो एक टैबलेट सुबह एक टैबलेट शाम को लेते हैं और 1 साल तक, मतलब मेरे गुरुजी तो 8 महीने कहते थे कि जब आप योगेंद्रस एक टैबलेट सुबह एक टैबलेट शाम को लेते हैं 8 महीने तक, तो आपको 10 साल तक हार्ट लिवर लंग्स इनमें से किसी चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, 10 साल तक। तो बोले जैसे ही व्यक्ति 40 का होता है 40 तक उसका जो है वो मदर्स न्यूट्रिशन उसकी लाइफ में काम करता है। अब आजकल क्योंकि वो मदर पूरा न्यूट्रिशन बच्चों को देती नहीं है, तो अदरवाइज पहले वाले टाइम में 3.5 से 5 साल मदर्स फीड चलता था। तो 3.5 से 5 साल जब मदर्स फीड बच्चे को मिलता था तो वो बच्चा जो है वो 40 साल की उम्र तक ना उसको चश्मा लगता था, ना डायबिटीज, ना ब्लड प्रेशर, कोई चीज नहीं होती थी। अब क्योंकि ये प्रॉब्लम शुरू हो गई है कि मदर को ही प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है और मदर बच्चे को प्रॉपर फीड भी नहीं करा रहे हैं, सो एज अ रिजल्ट आपको जो है ये न्यूट्रिशन के सप्लीमेंट लेने होंगे। ये वो सप्लीमेंट है। तो जब आप इसको 8 महीने लेंगे तो अगले 10 साल तक आप अपने सारे प्रोसेस को, जो 40 की एज में हो रहा है वो 50 की एज में होगा। अब कोई चीज लगती है कि भाई ये महंगी है सस्ती है, ठीक है, तो महंगा सस्ता होना बिल्कुल जायज है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। बट महंगा और सस्ते के कंपैरेटिव एक दिन आईसीयू में अगर भर्ती होना पड़ा तो 1.25 लाख रुपए खर्च होते हैं। ये दवा 1.25 लाख रुपए की नहीं पड़ेगी, 8 महीने खाने की कॉस्ट भी। तो ऐसे करके आप अपने शरीर के प्रति जब अपनी जिम्मेदारी रखेंगे कि मैं अपने शरीर के न्यूट्रिशन के लिए, अपनी लॉन्गेटिविटी के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हूं। क्योंकि हम जो कुछ भी जीवन में जोड़ते हैं ना वो शरीर की ही कॉस्ट पे जोड़ते हैं। मैं मेरा पार्ट समझा पा रहा हूं? तो हमें जो है अपने लाइफस्टाइल को जितना करना था कर लिया। अब आप या तो बर्डन बनेंगे या इंडिपेंडेंट रहेंगे। तो अपने न्यूट्रिशन के प्रति रिस्पॉन्सिबल रहिए। ठीक है जी, ये हो गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट सर क्या तो ये कर, टैबलेट जो है, सॉरी एक सॉरी, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, पहले मैं मेरा पॉइंट कंप्लीट कर लूं फिर मैं आपका। अब दूसरा पार्ट है, इसके साथ में अभी मैंने 12 टिश्यू सॉल्ट का डिस्क्रिप्शन दिया। जैसे संध्या जी ने बोला कि मेरे हाथ जो है ऑटोमेटिक अपने आप चल रहे हैं, मैं उसको ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पा रही, तो मैंने कहा ठीक है एनर्जी बॉडी इम्बैलेंस हो रहा है। तो एनर्जी बॉडी इम्बैलेंस को कंट्रोल करने के लिए ये 12 टिश्यू सॉल्ट्स का मैंने नाम लिखा है, ग्रुप में लिखा हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, ये 12 टिश्यू सॉल्ट लेने हैं, इनमें से सब में से 20-20 टैबलेट्स एक साथ लेनी है। 12 मतलब 12 शीशियां आ गई हैं, होम्योपैथी की दुकान पे मिलती हैं ये सारी की सारी दवाइयां। 12 शीशी में से हर एक में से 20 टैबलेट लिए तो 240 टैबलेट हो गए। 240 टैबलेट जो है उनको पाउडर कर लिया, अच्छी तरह से खरल में डाला और पाउडर कर लिया। अब वो पाउडर जो है वो एक शीशी में इकट्ठा कर लिया। उस शीशी में से हाफ टी स्पून पाउडर, मतलब एक चने के दाने के जितना पाउडर लिया और उस पाउडर को 2 लीटर पानी में डाला। उस पानी को अच्छी तरह चलाया और उस पानी को रोज पीना शुरू कर दिया, मिनिमम 1 साल के लिए। तो आप 2 लीटर पानी पी रहे रोज के रोज, जो अपने आप में बीमारियों में हेल्प करता है। बी, इसमें टिश्यू सॉल्ट पड़ते हैं, टिश्यू सॉल्ट इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं,
इलेक्ट्रोलाइट की वजह से ब्रेन और इंफॉर्मेशन का जो एक्सचेंज होता है वो नॉर्मलाइज रहता है। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? तो जब ये इनको जैसी जरा सी ज्यादा एनर्जी आई तो इनके हाथ ज्यादा चलने लग गए। इसका मतलब इनके शरीर का सोडियम पोटेशियम डिस्टर्ब है। जैसे ही ये टिश्यू सॉल्ट लेंगे, अब ये टिश्यू सॉल्ट 12 शीशियां जो है, 12 शीशी की कॉस्ट मेरे ख्याल से 1200 रुपये नहीं होगी। और ये पूरी दवाई 1 साल तक खत्म भी नहीं कर पाएंगे ये। मतलब एक पूरी फैमिली को हेल्दी रहने के लिए 1 साल तक ये वाला अगर वो पिएंगे तो उनको उसमें उतना फायदा होगा कि जो बेसिक बेसिक जो प्रॉब्लम्स हैं जो हमें डे टू डे में परेशान करती हैं, जिसकी वजह से हमारे घर में बीमारियां आती हैं, वो बीमारियां आनी बंद हो जाएंगी। मैं मेरा पक्ष समझा पाया? तो नॉर्मली हमारे देश में जो पीएच वाटर जो है वो डिस्टर्ब्ड होने की वजह से जो है, इसलिए जब कायदे सर ये बोलते हैं कि जिस घर में बीमारियां बहुत सारी हो, उन बीमारियों को देखते हुए व्यक्ति को एल्कलाइन वाटर प्योरीफायर यूज करना चाहिए। अब एल्कलाइन के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, तो किसी भी एक ऑप्शन को जिससे कि उनका वो मिल जाए। अब वो एल्कलाइन जो वाटर प्योरीफायर्स हैं वो एक्सपेंसिव है, तो उसके लिए मैंने ये वाला ऑल्टरनेट आइडेंटिफाई करा कि इसको लेने से भी वाटर का इलेक्ट्रोलाइट लेवल इम्प्रोवाइज हो जाता है और ये वाला पानी शरीर में हजम भी अच्छी तरह होता है। तो गरीब से गरीब व्यक्ति को भी अगर आप मतलब किसी को फ्री में भी देना चाहते हैं तो भी आपको कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं पड़ेगा। अब मेरे पिताजी जो है वो किडनी मतलब इन 12 दवाइयों में 6 दवाइयों का कॉम्बिनेशन बना के किडनी स्टोन के लिए देते थे। तो कई हजार मतलब 5-6 हजार लोग तो मेरे को ऐसे बताएं कि जिनको जो है उन्होंने वो किडनी स्टोन की दवाई दी और उनकी 20 mm तक की पथरी जो है वो निकली। तो वो महिला आई, उसने महिला ने डैडी को बोला, बाबूजी आपको एक बात बोलूं, ये मेरे ना 3 बच्चे हैं, तो मुझे गर्भ का दर्द बहुत अच्छी तरह पता है, बट जब ये मेरे 20 mm की पथरी हुई वो गर्भ के दर्द से ज्यादा खतरनाक थी। मुझसे झिला नहीं, इतना ज्यादा दर्द था। एंड एज डॉक्टर शैलजा आस्क्ड फॉर, मतलब ये योगेंद्र रस और ये टिश्यू सॉल्ट दोनों साइमल्टेनियसली भी ले सकते हैं। ये नहीं है कि एक लेना है, दोनों ले सकते हैं, दोनों ही सेफ डोज के तौर पे बैठते हैं। ठीक है जी, रीटा जी आप हाँ बताइए। हाँ सर मुझे लगता है कि मैं 2 महीने में ये कर पाएगी। मुझे थोड़ा हार्ड, मतलब प्रैक्टिस नहीं किया है ना, हार्ड लग रहा है थोड़ा कि हो जाएगा। आज की क्लास के बाद तो देखो ना हमारे कितने लोगों ने, सबने एक दूसरे को सिखा दिया, कोई मुश्किल थोड़ी है। हाँ और आप और नई सर डीलर तो आप भी सिखा ही सकते हो। सर ये जो स्ट्रीम लिखना है उसमें ऊपर लाइन करना है। उसके लिए तो हमने एक इमेज शेयर कर रखी है ना अपने ग्रुप में, आज ही मैंने शेयर करी है ग्रुप श्रीम लिखने के तरीके में। अच्छा सर। और सर मैं लोगों को हीलिंग करने को बहुत डरती हूँ, तो मेरे खुद के लिए ये रखूँ तो चलेगा क्या, फैमिली के लिए? अभी अभी तो आप 6-8 महीने सिर्फ अपना जो है अपना ध्यान करिए, फैमिली का ध्यान करिए। हाँ हाँ आपका हाँ। थायराइड भी डिस्टर्ब रहता है? नहीं सर, मुझे कुछ नहीं है थायराइड। अच्छा। भगवान दया से कुछ भी नहीं है। ओके। हाँ तो सर ये मंत्र से ओरा भी मेरी बढ़ सकती है क्या? क्या बात कर दी आपने, इसी बात की तो दुकान लगाई है मैंने, ऑरा बढ़ाने की। ओके सर, ओके सर, ओके सर, ओके सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अच्छा, तो शैलजा मैम जो गॉल ब्लैडर का जो स्टोन होता है उसके लिए भी सेम मेडिसिन है जो मैं किडनी स्टोन के लिए देता हूँ। मैंने किडनी स्टोन वाली ग्रुप में शेयर भी करी है। बट प्रॉब्लम सिर्फ ये होती है कि गॉल स्टोन का फॉर्मेशन और किडनी स्टोन का फॉर्मेशन फर्क होता है। किडनी स्टोन तो ये वाली दवाई से 15 दिन में निकलना शुरू हो जाता है। 40 दिन अगर आप रोज ये दवाई खाते हैं, जो ये 6 टिश्यू सॉल्ट का मैंने कॉम्बिनेशन शेयर करा है, अगर कोई व्यक्ति 40 दिन लेता है तो उसके अंदर किडनी स्टोन फॉर्मेशन टेंडेंसी खत्म हो जाती है।
बट गॉल स्टोन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि गॉल ब्लैडर का जो स्टोन होता है उसमें बाल बराबर भी जगह नहीं होती है अंदर जाने और आने के हिसाब से। गॉल स्टोन का फॉर्मेशन ही बेसिकली पित्त में वायु प्रकोप होने से पित्त सूख जाता है, सूखने से किडनी स्टोन बनता है। तो उसकी जो डेंसिटी है स्टोन की और जो किडनी स्टोन की डेंसिटी है उसमें बहुत फर्क होता है। इसलिए गॉल ब्लैडर का स्टोन जो है वो 6 महीने कम से कम दवाई खानी पड़ती है तब वो निकलता है। किडनी स्टोन तो 15 दिन में निकलना शुरू हो जाता है, 1 महीने में तो आराम से निकल जाता है। और मैंने वो किताब भी शेयर करी है जिसमें 300 के करीब बीमारियां जो है उसके लिए ये मतलब यही 12 सॉल्ट है, एक दो मल्टीपल कितने कॉम्बिनेशन क्या क्या चीजें। तो ये 300 के करीब बीमारियां जो हैं ये उससे कम होती हैं। तो आप किसी को सजेस्ट कर सकते हो चैरिटी, मतलब आपने अपना चैरिटेबल भी अगर आउटलेट बनाया कि मैं लोगों को जो है अलग अलग बीमारी के हिसाब से, तो ये 300 के 300 बीमारियों का इसमें पूरे कॉम्बिनेशन लिखे हुए हैं इस बुक के अंदर। थैंक यू सर। फाइनेंशियली जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं एंड दे आर +40, उन सब लोगों को बाय डिफॉल्ट योगेंद्र रस लेना चाहिए, ऐसा मेरा सजेशन है। ठीक है सर। सर जी मैम बताइए। ये योगेंद्र का आप नाम लिख के भेज देना ना जरा। योगेंद्र रस, अच्छा नहीं, आप अभी जो दवा बोले ना टेबलेट। एक सेकेंड। सर वो शहद के साथ लेनी है या दूध के साथ लेनी है? कैसे भी ले लीजिए मैडम, कोई फर्क नहीं पड़ता। योगेंद्र रस बैद्यनाथ, 1 टैबलेट ट्वाइस अ डे। सर आपने जो डायबिटीज का बोला है कॉम्बिनेशन, वो भी हाँ ले जी, सकते हैं क्या? डायबिटीज का कौन सा वो डायबिटीज का जो कॉम्बिनेशन मैंने बनाया है वो तो बहुत परफेक्टली काम करता है, 18 दवाइयों का कॉम्बिनेशन है। उसको जो है जिनको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर, थायराइड है, वो तीनों पे काम करता है साइमल्टेनियस। सर फर्क उसके साथ क्या टिश्यू है, सॉल्ट्स भी ले सकते हैं? सर मैंने आज से लेना चालू कर दिया है। उसका तो टिश्यू सॉल्ट भी ले सकते हैं। एक सेकंड रुकिए, एक एक करके बोलते हैं। सॉरी जो सॉरी। जो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड का कॉम्बिनेशन बनाया है 18 दवाइयों का, उसको 30 ड्रॉप्स लेना है, 3 से 5 बार रोज लेना है। ठीक है। मेरा तो मतलब मानना यह है कि उसके साथ में किसी भी परहेज की आवश्यकता नहीं होती है। दवाई ब्रेक नहीं होनी चाहिए किसी भी हालत में। ठीक है। तो जब आप इस तरह से उसको करते हैं, हर 3 महीने पर अपना जो है वो शुगर लेवल मॉनिटर करें, HbA1c कराएं। HbA1c में अगर किसी को मतलब जैसे मान लीजिए परिवार में कोई क्रोनिक व्यक्ति है जिसकी क्रोनिक शुगर डिस्टर्ब्ड है, तो क्रोनिक व्यक्ति को पहले एलोपैथी वाले प्रोसेस को यूज करके अपने आप को नॉर्मल में लाना चाहिए। पैरेलली होम्योपैथी की दवाई शुरू करनी चाहिए। धीरे धीरे एलोपैथी वाला जो क्वांटिटी है उसको कम करते जाना चाहिए। और जो ये होम्योपैथी वाला है उसको पूरे 12 महीने लेकर चलना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि अगर ये लाइफ लॉन्ग भी लेना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि होम्योपैथी की मेडिसिन के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते, एलोपैथी मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो जितने भी इरेक्शन डिसऑर्डर हो गया, जो बालों का उड़ना हो गया, हेड रीजन में फंगल इन्फेक्शन हो गया, और इरिटेशन इन जेनाइटल्स हो गया, ऐसे करके जो है जितने भी प्रॉब्लम्स होती हैं उन सब में आराम आता है। कोई एक ऐसा पैरामीटर नहीं है जिसमें आराम नहीं आता हो। सो मच सो दैट कि जिन लोगों को किसी भी तरीके का नर्व ब्लॉकेज भी होता है वो भी इस दवाई को 3-6 महीने लेने पर वो कम और खत्म हो जाता है। सर तो ये डायबिटीज जो है वो पेनक्रियास के मेल फंक्शन की वजह से ही होती है, तो हम ये श्रीम विद्या से उसको हील कर सकते हैं अपने पेनक्रियास को? मैम देखिए, पहली बात
मैं ना स्क्रीन पे दिखाता हूं ताकि ये क्लैरिटी सबको हो जाए कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। मैंने एक डायबिटीज का डॉकेट बना के डाला है सो दैट कि हम उस डॉकेट को देखें और उसको पढ़ें कि क्या बीमारी होती क्या है, कैसे कैसे होती है। एक्चुअली ना सर, पेनक्रियास तो बना देता है वो, एक्चुअली सेल नहीं एब्जॉर्ब करते ना वो शुगर को, मैडम शायद लीवर रोज की ये प्रॉब्लम आती है इसमें। वेस्टर्न सिस्टम की रोज नई थ्योरी है, तो मैं अब आपको जो है वो थ्योरी का बेस बता देता हूँ जो मेरे को समझ में आया। हमारे ब्रेन में एक पार्ट होता है हिपोकैम्पस। ये हिपोकैम्पस जो है ये शरीर के बैलेंस के लिए होता है। अब जैसे आप सड़क पे चल रहे हैं, कोई आपको धक्का दे दे तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी जो है अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करती है कि वो गिरे ही नहीं। ठीक है। आपको एक सिक्स सेंस होती है, कोई आपको धक्का दे रहा है या कुछ कर रहा है और आप उससे अपने आप ही अपने आप को बचा लेते हैं। ठीक है। अब ये जो बैलेंस है, ये बैलेंस के लिए ब्रेन का एक पार्ट है जिसको हिपोकैम्पस कहते हैं। ठीक। अब ये हिपोकैम्पस जो है ये बैलेंस करने वाली इंफॉर्मेशन प्लस कुछ केमिकल्स जो हैं इनको भेजता है हिपोकैम्पस से हाइपोथैलेमस में। इस हाइपोथैलेमस से ये बैलेंस वाली इंफॉर्मेशन प्लस केमिकल्स ये जाते हैं पीनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड में। यहां से पीनियल ग्लैंड जो है वो बेसिकली कंट्रोल और इन सारी चीजों के हिसाब से होता है। पिट्यूटरी जो है वो सारा एंडोक्राइन सिस्टम होता है। सो एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन करके दो तरीके के ग्लैंड सिस्टम हमारे होते हैं। अब ये यहां पर क्या हुआ कि ये जो इंफॉर्मेशन थी ये इन दोनों के मैल फंक्शन से ऊपर के बैलेंस की बजाय इम्बैलेंस की वजह से बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ स्पिरिटेड एनर्जी, बिकॉज ऑफ एस्ट्रोलॉजी वास्तु चक्रा दोष, ये इंफॉर्मेशन वाला जो पार्ट है वो करप्ट हो जाता है। करप्ट होने की वजह से आपके पेनक्रियाज के अंदर जो इंफॉर्मेशन जाती है वो करप्ट इंफॉर्मेशन जाती है। अब ऐसे मान लीजिए कि एक भाखड़ा नंगल डैम है, उस भाखड़ा नंगल डैम में 5,000 लीटर पानी रखा हुआ है। उस 5,000 लीटर पानी के लिए कंप्यूटर चिप लगा रखी है। 100 लीटर पानी जो है वो पंजाब को मिलेगा, 100 लीटर हरियाणा को मिलेगा, 100 लीटर सॉरी 1,000 लीटर पंजाब हरियाणा हिमाचल JNK दिल्ली ऐसे करके सब जगह का स्ट्रक्चर दे दिया। अब ये जो सब जगह का स्ट्रक्चर है ये इंफॉर्मेशन हो गया कि किसको कितना पानी दिया जाना है। किसी को कम पानी मिला, किसी को ज्यादा पानी मिला, किसी को मिला ही नहीं, किसी को बहुत सारा मिल गया। इसको इम्बैलेंस कहते हैं। तो पेनक्रियाज का काम इंसुलिन बनाना है। पेनक्रियाज में इंसुलिन बनाना, उसकी रेजिस्टेंस, ये इंफॉर्मेशन का करप्ट होना है। तो जब हम श्रीम से हीलिंग करते हैं, हम किसी भी कारण से जो भी स्ट्रेस है, जो उस इंफॉर्मेशन का इम्बैलेंस देता है, हम उसको करेक्ट करते हैं। बट जो डैमेज जहां जहां हो रहा है उसके लिए तो आपको कोई ना कोई उपाय करना पड़ेगा ना। अब जिस जगह पानी गया ही नहीं वहां तो सूखा पड़ गया ना, और जहां पानी एक्सेस में चला गया वहां आसपास के एरिया डूब गए। जहां आसपास के एरिया डूब गए तो उसको तो सॉल्यूशन देना पड़ेगा ना।
मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जी ये सर। पूरे स्ट्रक्चर में मतलब चिकित्सा जो है वो एक आसान कार्य नहीं है, दुष्कर कार्य है। पर वो दुष्कर कार्य आप तब समझ सकते हैं जब आप पूरी प्रक्रिया को अच्छी तरह जाने। सिर्फ एक पैनक्रियाज या सिर्फ एक चीज का कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इन्वॉल्वमेंट ही मल्टीपल चीजों का है। सही। ठीक सर। क्योंकि मल्टीपल चीजें हैं तो जब तक आप उसे पढ़ेंगे नहीं, उसको जानेंगे नहीं, तब तक वो प्रक्रिया पकड़ में ही नहीं आएगी। और पकड़ना जानना ये रिसर्च की डोमेन है। और ये एलोपैथी डॉक्टर जो है ये जब रिसर्च करता है तो ये काम की रिसर्च जो है वो आती ही नहीं है आपके पास। आपको सिर्फ ये पता चलता है कि वो डॉक्टर ने आपके लाइफ में इंसुलिन डाल दी। और इंसुलिन एक स्टेरॉइड होता है। तो जैसे ही आप उस स्टेरॉइड को लेना बंद करते हैं वो इमीडिएटली आपके बॉडी को डैमेज करना फिर से शुरू कर देता है, क्योंकि उसके अंदर विड्रॉल सिम्टम्स की प्रॉब्लम है। होम्योपैथी लेने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जैसे जैसे आप परहेज से रहें और होम्योपैथी की मेडिसिन लेंगे, आपके पेनक्रियाज और बाकी सारे बॉडी ऑर्गन्स जो हैं उसका रिवाइवल बेटर होगा और बंद करने पर बीमारी नहीं शुरू होगी। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? तो जो डॉक्टर्स ने बिजनेस बनाया है चीजों का वो बहुत टिपिकल है। एक बीमारी होती है सार्कोडियोसिस। वो एक तरीके का लंग्स का इन्फेक्शन होता है। लंग्स का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो है वो सार्कोडियोसिस होता है। अब जब किसी को सार्कोडियोसिस होता है, कोविड के टाइम से ही ये बीमारियां बहुत फड़ी और आगे बढ़ी। तो जब किसी को सार्कोडियोसिस होता है तो उसको डॉक्टर जो है एक स्टेरॉइड देता है। जैसे ही स्टेरॉइड देता है पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। जैसे ही वो पेशेंट स्टेरॉइड लेना बंद कर देता है वैसे ही उसकी तबीयत खराब हो जाती है। खराब सही के उसमें पेशेंट कोलैप्स होता है। और लंग्स के मेल फंक्शन की वजह से या तो हार्ट खत्म हो जाएगा या ब्रेन खत्म हो जाएगा। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? तो अब अगर आपको कोई स्टेरॉइड दे रहा है तो ये मानकर चलिए जैसे कोई आपको ड्रग्स दे रहा है। ड्रग्स क्यों दे रहा है? ताकि आपको आदत पड़े। एक दफे आपको आदत पड़ गई, उतनी ड्यूरेशन की दवाई जब आपके अंदर चली गई तो भगवान भी नहीं बचा सकता आपको। तो इसलिए अपने लाइफस्टाइल को करेक्ट करना और उसमें हर वो चीज जानकारी की डालना जो जरूरी है। अब जैसे खास तौर पे क्या होता है, डायबिटिक को जो न्यूट्रिशन हम देते हैं, ये जितने भी डाइटिशियन है 110% गधे हैं। ये तीन चीजों पे बात करते हैं, आपके कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और मिनरल्स और इन सब के तौर पे। और ये वो डाइट देते हैं जो 0 कैलोरी की डाइट होती है। हमारे यहाँ व्यक्ति को जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके लिए ऊर्जा चाहिए होती है वो सेल्यूलर रिप्रोडक्शन है। अब आपने कैलोरी फ्री डाइट दे दी, 0 कैलोरी डाइट देनी शुरू कर दी, तो सेल्यूलर रिप्रोडक्शन की आपके शरीर में पावर ही नहीं होगी। जब सेल्यूलर रिप्रोडक्शन की पावर नहीं है उसका मतलब ये हो गया कि हमारे शरीर को वीर्यवर्धक भोजन चाहिए जो शरीर में सेल्युलर रिप्रोडक्शन को हर जगह कंट्रोल कर सके, बढ़ा सके। जिसके घर में जितनी लंबी डायबिटीज, उसके घर में रिलेशनशिप इश्यूज उतने ही बढ़ गए। एक तरह से सरदर्दी नहीं आई तो दूसरे तरह से आ गई। तो ये जो कोकस बना हुआ है वो इसलिए बना हुआ है सो दैट कि आपकी हेल्दी लिविंग सबका बिजनेस खत्म कर रही है। और एक दो नहीं है, कम से कम 200 बिलियनर्स की रोटी सिर्फ इस बात पे चल रही है ताकि आप सुख चैन से ना रह सके। 200 बिलियनर की ऑन एन एवरेज एक डायबिटिक के घर में 2,000 रुपए महीने की दवाई आती है। साल का 25,000 रुपए हो गया, एक साल का बेर मिनिमम। जो लैब टेस्ट हुए साल के 25,000 रुपए के ही लैब टेस्ट होते हैं, हो गया 50,000 रुपए। 50,000 रुपए साल एक व्यक्ति खर्च करता है। भारत जैसे देश के अंदर 15 करोड़ लोगों को यह प्रॉब्लम है। तो 50,000 करोड़ इंटू 15 करोड़ लगाइए कितनी बड़ी वैल्यू हो गई। ऐसे करके ये 200 बिलियनर धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। इनकी कंपनी के जो शेयर्स खरीदता है वो ग्रो कर रहा है। तो पूरा ड्रग कार्टेल है।
अब आपको अगर सुरक्षित अच्छा, प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये डायबिटीज है, प्रॉब्लम ये है किसी भी व्यक्ति को हार्ट कैंसर और ये तमाम जो टॉप बीमारियां हैं ये उसी व्यक्ति के होती हैं जिसको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और थायराइड होता है। तो ये 3 बीमारियां सोसाइटी में से खत्म ना हो, इस पे सबकी दुकान चल रही है। अब ये दुकान जो है ये आ गई ऑर्गन ट्रांसप्लांट की, तो कितना बड़ा प्रॉब्लम आ गया। अब ऑर्गन ट्रांसप्लांट के कोई किसी का बच्चा उठा ले, कोई बड़ा उठा ले, कोई ये उठा ले, कोई वो उठा ले, क्योंकि आदमी के अंग चाहिए तो आदमी चाहिए ना उसके लिए। तो जैसे एक पोल्ट्री फार्म के तौर पे वो नॉनवेज खरीदने बेचने वाले लोग जैसे उनके साथ में काम करते थे, अब वही काम नॉर्मल ह्यूमंस के साथ में हो रहा है। मैं मेरा पक्ष समझा पाया? तो ऐसे करके हमारे यहाँ सीरियस प्रॉब्लम्स है। जितनी जल्दी आप अपने आप को हेल्दी कंट्रोल्ड मैकेनिज्म में ले आएंगे आपकी लाइफ उतनी बेटर हो जाएगी। अदरवाइज तो ठीक है, लाइफ तो सभी की चल रही है, सभी की जा रही है, किसी को ये तो है नहीं कि वो इसमें कोई फर्क है। बट मुझे ऐसा लगता है कि जितने जल्दी हम अपने लाइफ के कंट्रोल्स को लेंगे, जितनी जल्दी एक स्ट्रांग कम्युनिटी बनेगी, जितनी जल्दी ये 15 करोड़ लोगों का डायबिटीज ठीक होगा, उतनी जल्दी हमारे आसपास का क्राइम कम हो जाएगा। नमस्ते। हाँ साहब, राम राम, जय माई मैं की, मेरा बताइए। पॉइंट समझा पाया? जी बहुत जी बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये चीज का हमारे को ध्यान रखना है। जी राजेश जी बोलिए। तो अपना ये टिश्यू सॉल्ट और होम्योपैथी दोनों साथ में ले सकते हैं? टिश्यू सॉल्ट, तो होम्योपैथी, आयुर्वेद तीनों साथ साथ ले सकते हैं, कोई साइड तीनों इफेक्ट ले नहीं। सकते। ओके। और सर हार्ट ब्लॉकेज के लिए क्या ये होम्योपैथी में ये शुगर वाला ही काम करेगा, क्या अलग लेना पड़ेगा? नहीं नहीं, वो हर बीमारी की दवाई और उसके कॉम्बिनेशन फर्क होते हैं। अभी तो मैंने जेनरिक प्रोसेस बताया, डिजीज बराबर। स्पेसिफिक कोई प्रोसेस नहीं बोला। जो हम्म होम्योपैथी की 18 दवाइयां हैं जो हम डायबिटीज, ब्लड हम्म प्रेशर, थायराइड के लिए लेंगे, वो हमारे हम्म सारे सिस्टम पर बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट देती है। बट वो जेनरिक रेमेडी है, हम्म, पर्टिकुलर किसकी क्या कॉम्प्लिकेशन है उसके लिए वो रेमेडी नहीं है। टिश्यू बराबर। सॉल्ट जो है वो जेनरिक रेमेडी है, योगेंद्र रस हम्म लेना जेनरिक रेमेडी है। तो 3 हम्म जेनरिक रेमेडी आपके साथ शेयर करिए, तीनों सारा ले सकते हैं साथ में? तीनों साथ साथ ले सकते। ओके ओके, गैप रखना पड़ता है उसमें क्या? क्या चीज? मतलब आयुर्वेदिक लिया तो आधे घंटे के बाद लेना पड़ता है, कैसे? कैसे भी ले लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, हाँ, कैसे भी ले थैंक यू। सकते। जी शशि जी। सर ये जो आप योगेंद्र रस का बताया है आपने, ये सर कितने टाइम तक लेनी है? 8 महीने, 8 महीने। ओके ठीक सर, है जी। थैंक जी यू। किशन सर। हाँ सर, ये जो मेडिसिन आपने बताया इसके लिए कोई होम्योपैथी डॉक्टर से भी कुछ ऐसा हमें इसमें ये सॉल्यूशन प्रिपेयर करने में मदद लेनी है या हम लोग खुद बना अपने आप सकते घर हैं? पे कर सकते हैं, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। 30 ml की वो दवाई शीशी आती है, 30 ml या 100 ml कोई सा भी ले लीजिए, एक बड़ी बोतल लीजिए, उसमें सारी डालिए दवाइयाँ और उसको अच्छी तरह हिलाइए और उस मिक्सचर को एक बोतल में डाल लीजिए। वो बोतल आप अपने साथ रखिए, 30 ड्रॉप्स दिन में 3 से 5 बार रोज लेना है। ओके। किसी का कोई